सीमित दायरे में मजबूती के साथ बाजार में अब तक का कारोबार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा मजबूती बनी रहेगी, बढ़ेगी, या फिर 1.5 घंटा मजबूती बनी रहेगी, बढ़ेगी, या फिर थोड़ी आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें कल की तैयारी। यह है आखिरी 1.5 घंटे का बड़ा सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अच्छा एक्शन बाजार में बना हुआ है, गेंस बाजार होल्ड कर रहे हैं। क्या ऐसा ही एक्शन 1.5 घंटे बाद भी होगा क्लोजिंग में? और क्या करना है आपको, कहां बन रहे हैं मौके, डेटा क्या कह रहे हैं, समझेंगे अनिल जी के साथ। बट फिलहाल तो इस समय की बड़ी बातें बताएं सर। 85 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 19,800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और 44,400 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिखेगा लगभग 250 अंक मजबूत है। सेंसेक्स में मजबूती 250 पौने 300 अंकों की दिख रही है। एक रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए जो एक पिछले 1-2 दिनों से मजबूत था, ये सेक्टर जरूर लाल निशान में, बाकी सारे सेक्टर हरे निशान में, यानी कि चौतरफा खरीदारी का माहौल। छोटे मझोले शेयर लगातार दूसरे दिन जबरदस्त मजबूत है। डाउ फ्यूचर से सुस्ती के संकेत है, और यूरोप आज अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया खरीदारी आपको यूरोप के बाजारों में देखने को मिलेगी। और दुनिया भर के बाजारों में अगर आप देखें तो एक आज ताइवान को छोड़ दो जो थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ है। जापान 1.25% मजबूत रहा। शंघाई 1/4% मजबूत है। हांगकॉन्ग 0.5% मजबूत बंद होता हुआ दिखा है। सिंगापुर, कोरिया जैसे बाजार भी मजबूत रहे, एक्सेप्ट ताइवान सब मजबूत है। यूरोप में अगर देखें तो इंग्लैंड के बाजार FTSE 0.5% मजबूत है। कैक 1/4% और डेक्स हल्के हरे निशान में, यानी कि वहाँ पर भी माहौल खरीदारी का। तो यह है अब तक के ग्लोबल बाजारों का हाल। बिल्कुल, तो चलिए, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, हमारे बाजार भी सुबह से गेंस होल्ड कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप निफ्टी की बात करें सर, ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा ऊपर से नीचे है, बट अभी भी ठीक ठाक है। पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा ऊपर से नीचे बाजार आए हैं, बट अदरवाइज अपने लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई परेशानी नहीं है, जैसे आपने बताया ज़्यादातर सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। कैसे समझे सर इस एक्शन को फिर? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और बिल्कुल दीप, मार्केट एकदम हमारी स्क्रिप्टेड लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसा हमारा अनुमान था 19,800 के आसपास, 775-800 की रेंज में खुलने चाहिए। 800 के आसपास खुले, भी थोड़ा सा बेहतर खुले 840 के आसपास, लेकिन सुबह से उस लेवल को पार नहीं किया। जहां खुले वहीं पर आपने टॉप बनाया है 850 के आसपास, तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज को ट्रेड करें। वहाँ आज का हाई देखिए, एग्जैक्ट 19,850 है, 25 बेसिस पॉइंट कम, 19,849.75, और लो 19,804। तो बिल्कुल 50 पॉइंट के टाइट रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने निकाला है। और कमोबेश बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। अभी लो पॉइंट पर है 44,400 पर, ऊपर में 44,590, यानी कि मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज रही। उसमें भी इफेक्टिव रेंज तो 100-125 पॉइंट की है, और निफ्टी में भी इफेक्टिव रेंज 30 पॉइंट की है जिसमें ट्रेड किया। तो बहुत टाइट रेंज में इस लेवल के आसपास। अब बड़ा सवाल ये कि ये है नहीं कि आपने अब तक क्या किया, अब आगे 1.5 घंटे में क्या करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि 3:30 बजे क्या होता है। और 3:30 बजे के लिहाज से दीप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि अगर आप 19,850 के ऊपर आज बंद होते हैं निफ्टी में, कहना ही क्या, वो तो बहुत ही बढ़िया होगा, और वो एक आपके लिए क्लियर कट ब्रेकआउट का संकेत होगा। 19,800 के ऊपर भी बंद होते हैं तो थोड़ा बढ़िया ही है, ख़राब नहीं है। 19,800 के नीचे बंद होते हैं तब तक तो फिर अभी तक कंफर्मेशन है कि रेंज के बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सो इफेक्टिवली अगर 19,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया। बचे हुए समय के लिए 19,800 ही मेक और ब्रेक लेवल है। और पुट और कॉल में जिस तरह की पोजीशन बनी है, जो मैं 2:30 बजे आपको विस्तार से बताऊंगा, पूरी तरह से ऑप्शन राइटर्स बाजार पर हावी हुए हैं। और हावी किस तरह से हुए हैं कि दोनों ही तरफ के एक ही स्ट्राइक प्राइस के पुट और कॉल 19,800 के बेच कर उन्होंने प्रीमियम कमानी है, प्राइस डीके करके, टाइम वाइज जो आपकी प्रीमियम की वो वैल्यू घटती है। सो 19,800 को दोनों तरफ से बांध के रखा है। इसको देखते हुए ऐसा समझ में आता है बचे हुए समय में ना आपको 19,750 के नीचे जाने की इच्छा है, न 19,850 को पार करने का मन है। तो कमोबेश इस 100 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी में बचे हुए 1.5 घंटे में कारोबार होना चाहिए, ये अभी तक का संकेत है। इसमें बदलाव कब और कैसे हो सकता है? बदलाव एक ही कंडीशन में हो सकता है, जो 25-30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स में 3 डिजिट का मुंह आ जाए, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे टाइम काइंड ऑफ अगर कुछ हो जाए, तो आप 19,750 के नीचे जाने की सोच सकते हैं। 100 पॉइंट बढ़ जाए तो 19,850 के ऊपर ब्रेकआउट देने की सोच सकते हैं, जिसकी संभावना है कम। 2 बजे अब अमेरिका के ट्रेडर उठे हैं, सुबह गुड मॉर्निंग हो रही है वहाँ पे। 2:30 बजे के आसपास देखते हैं, और तब मैं 2:30 बजे आपको और विश्लेषण दूंगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है मेक और ब्रेक 19,800 है, 750, 850 इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। ये क्रिस्टल क्लियर विश्लेषण है आपके लिए निफ्टी का। अब आइए बैंक निफ्टी 44,400 पर डे लो पर है। जान के थोड़ा सरप्राइज होगा कि दिन के निचले स्तरों के आसपास, यानी कि कैंडल जो आज बैंक निफ्टी में बनी वो लाल वाली बनी है, न कि हरी वाली। ठीक है, निफ्टी में भी कमोबेश आप ही कह सकते हैं, अभी एक लाल कैंडल बनी है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है, 44,500 यहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल दोनों में। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही फर्क है दीप, निफ्टी में थोड़ा सा पुट राइटर हावी है, यानी कि तेजी करने वाले।
बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स हावी है, यानी कि थोड़ी सी मंदी करने वाले। तो अब आपके लिए बचे हुए समय में क्या है? बचे हुए समय में 44,200 से 44,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस रेंज में आपको खरीदारी आती दिखेगी। 44,500 44,600 रिकॉर्ड की रेंज है, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और बाकी आप 44,400 44,500 एक तरह से नोटा काइंड ऑफ जोन है, नो ट्रेड जोन, जिसमें आपको गोल नहीं होगा। लेकिन हल्का सा बैंक निफ्टी कम मजबूत है या कमज़ोर कह सकते हैं, निफ्टी हल्का सा बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर है। ये लेवल से जिन पर नजर रखनी है, तो हम सपोर्ट रेंज के आसपास आएंगे, खरीदारी करेंगे। 750 आएगा, खरीदारी करेंगे। 850 आएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे निफ्टी। बैंक निफ्टी 44,200 300 आएगा, खरीदेंगे। 44,500 600 आएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। इस स्ट्रेटजी के साथ अब से लेकर 2:30 बजे तक चलेंगे। 2:30 बजे के वक्त मेरे डेटा तैयार है, जो सेठी साहब की कमेंट्री के बाद मैं आपको दूंगा। डन सर, ठीक है, गॉट इट। थोड़ा इस समय बाजार ऊपर से फिसले हैं, देखते हैं लेवल्स होल्ड करते हैं या नहीं, और आगे का डेटा भी समझेंगे। आइए, कुशल और अरमान तैयार है बताने के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपक। इवेंट्स में बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही एफएनओ स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलटीटीएस, सिंजीन और कैनफिन होम्स के भी नंबर्स आएंगे। 4:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की बैठक भी होने वाली है पूंजी जुटाने पर। साथ ही सितंबर महीने का जो यूएस का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आता हुआ दिखेगा। कल के लिहाज से निफ्टी से बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एलटीआईएम और साथ ही विप्रो अपने नंबर्स घोषित करेंगे। एफएनओ स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, परसिस्टेंट, पॉलीकैब, एस्ट्रल, ओएफएसएस, जी एंटरटेनमेंट और बंधन बैंक के नतीजों पर भी रखिए नजर। आईएफएल फाइनेंस प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। आरआर काबिल, यहाँ पर 50% इनका जो एंकर लॉक इन है वो भी खत्म होता दिखेगा। आईआरएम एनर्जी का आईपीओ भी खुलेगा, 20 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर 545 करोड़ का ये इशू साइज है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब इजराइल विजिट करते हुए दिखेंगे। साथ ही चीन का जो तीसरे तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है वो भी आपके सामने होगा। यूके के लिहाज से सितंबर महीने का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा और यूरोप का भी महंगाई आंकड़ा सितंबर का ही आपके सामने आएगा। और यूएस के लिहाज से भी इनका जो हाउसिंग स्टार्ट डेटा है उस पर भी फोकस रखिए। अंत में गुरुवार यहाँ पर नतीजों के लिहाज से एक और अर्निंग हैवी डे होने वाला है। निफ्टी से एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले और अल्ट्राटेक सीमेंट अपने नंबर्स घोषित करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से कोफोर्ज, हैवेल्स, एम्फेसिस, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन, पीवीआर और यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स भी आएंगे। नेस्ले के लिहाज से यहाँ पर नतीजों के साथ साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड और साथ ही शेयर विभाजन को लेकर भी कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। सैटिन क्रेडिट केयर और ग्लोबल सर्विसेज भी फोकस में रहेंगे। फंड जुटाने पर इनकी भी बोर्ड बैठक है। साथ साथ सागर सीमेंट्स की भी बोर्ड बैठक है। नतीजों के साथ साथ एवीएच रिसोर्सेज के साथ शेयर होल्डर अग्रीमेंट करने पर विचार करेंगे। सामी होटल्स 50% एंकर लॉक इन इनका भी खत्म होगा। टीसीएस एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और साथ ही भारत बनाम बांग्लादेश ये मैच भी खेला जाएगा 19 तारीख को। और एक ग्लोबल इवेंट है यूएस के लिहाज से, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में भी एक स्पीच देते हुए नजर आएंगे। भारत बांग्लादेश परसों 19 तारीख 19 तारीख को ऐसे। कहाँ? पुणे में? पुणे में। पुणे में जा रहे हैं आप? पुणे तो नज़दीक है। हाँ, ठीक है। अगर आप देख के आते हैं तो देख के आइए, फिर हम थोड़े आपको क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी तक हम आपको बहुत छोटे बच्चों वाले टाइप से ऐसे सवाल पूछे, इजी वाले। अगर आप मैच देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी नॉलेज और बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। तो थर्सडे ठीक है सर, आराम से जाइए, नज़दीक है। टेक अ लीव विदाउट पे। आप ये भी तो कह सकते हैं ऑन द जॉब लर्निंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर कुशल जाना चाहते हैं मैच देखने के लिए तो हमारी तरफ से छुट्टी है। कुशल, थैंक यू सर। लीव ग्रांटेड। लीव ग्रांटेड? हाँ, ऑन जॉब वाली, विदाउट लीव। हाँ, लीव मांग करना पड़ेगा। ऑन ड्यूटी माना जाए। ऑन ड्यूटी माना जाए। ऑन ड्यूटी माना जाए। और क्या? लेकिन Best एक है। ही कंडीशन, बाद में आने के बाद सवालों के जवाब देने हाँ, पड़ेंगे। सारे। डन, जाएगा। अरमान सोच रहा होगा अब कल से मैं ही मैं बताना शुरू कर। सारे क्रिकेट के अब क्वेश्चंस हाँ, अब मैं लूंगा। लेकिन सोचो 2-3 महीने तक कुशल ने इतनी मतलब सब कुछ झेला है, उसके बाद अब उन्हें मैच देखने की परमिशन मिली। जी सर, मैं वही बोलने वाला था, वेल डिजर्व्ड। हाँ, वेल डिजर्व। हाँ, डिजर्व। ये सर इतने टाइम से जवाब दे रहा है सर। जी, बताएं अरमान। या सबसे नतीजे कुछ आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टाटा मेटालिक्स की, यहाँ पर अगर आप देखें मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय की बात करें तो आय में लगभग आपको 14% के आसपास की गिरावट दिखेगी, पर मार्जिन जो हैं वो सुधर कर आए हैं, 4.7% से इंप्रूव होकर 12% पर आते हुए दिखे हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ पर मुनाफा 60% बढ़कर आता हुआ दिखा है।
आय की बात करें 16% बढ़कर आती हुई दिखी है, और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी 100% के आसपास का उछाल है, क्योंकि जो मार्जिन है क्यों वो बेहतर आते हुए दिखे हैं, 10% से इंप्रूव होकर 17% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों पर आ जाएं, खबरों पे सबसे पहले मारुति सुजुकी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सुजुकी मोटर्स कॉर्प को लगभग 1.2 करोड़ शेयर जो जारी करने को मंजूरी आती हुई दिखी है। प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जो है जारी किए जाएंगे, लगभग 10,420 के आसपास के भाव पर जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और उनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें 56.5% के आसपास से बढ़कर 58.2% के आसपास हो जाएगी। ट्राइडेंट एएनआई के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि ट्राइडेंट ग्रुप के कई ठिकानों पर देश भर में आईटी की छापेमारी होती हुई दिखी है। टीवीएस मोटर्स कंपनी ने टीवीएस जुपिटर 125 जो अगर आप एडेड फीचर्स देखेंगे जिसमें स्मार्ट एक्स करेक्ट टीएम टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। अजमेरा रियल्टी यहाँ पर कंपनी को मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग 360 करोड़ का वो मिलता हुआ दिखा है। लगातार जो Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं जिसमें एक्सिस बैंक में यहाँ पर डीआईज ने Q2 में हिस्सेदारी घटाई है, लगभग 1% के आसपास हिस्सेदारी घटाते हुए दिखे हैं, और एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 52% से बढ़कर 53% हो गई है। आप ग्रीन पैनल की बात करें, यहाँ पर डीआईज और एफआईज दोनों ने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मनापुरम फाइनेंस यहाँ पर डीआईज ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगभग 10.7% से बढ़कर 12.2% के आसपास हो गई है, और एफआईज ने यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है लगभग 3% के आसपास। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील जिसमें एमएमटीसी लगभग 31 लाख शेयर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 38 लाख, एचडीएफसी बैंक 9.5 लाख, जोमेटो हमेशा की तरह 12 लाख, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस होल्डिंग 14 लाख, और आईआरएफसी 24 लाख शेयरों के कई सौदे होते ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है और नतीजे भी आ रहे हैं। पीसीबीएल के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उसके बाद स्टॉक करीब आपका 2.5% नीचे आया है, वहां पर रखिए नजर। नतीजों से पहले कैनफिन होम्स काफी एक्टिव लग रहा है, 3% ऊपर भी है। आइए हमारे सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, वागले साहब और संदीप जैन साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं, और शुरुआत करेंगे हिमांशु जी के साथ। बिगुल हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर क्या करना है इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ। नहीं, मैंने तो बिगुल की फरमाइश की थी, मुझे लगा था आराम से नंबर आएगा, आज वाकले जी ने धोखा दे दिया। अच्छा, तो तैयारी नहीं है? नहीं तैयारी है अनिल जी, लेकिन जैसे अभी 10 मिनट में मार्केट गिरी है थोड़ी, हाँ, तो मुझे लगा थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता। तो मतलब क्या और गिरने दें, या मतलब क्या किसी से जबरदस्ती ले लें कॉल, वागले साहब से या सुमित जी वगैरह से? क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है वो बोलो। मैंने सबका ऑडियो डाउन कर रखा, आपकी आवाज़ किसी को नहीं जा रही, खाली मुझे ही आ रही है और दीप को आ रही है। बताओ आप क्या चाहते हो? नहीं अनिल जी, मैं तो कॉल दे देता हूँ, कोई नहीं, वो तो दोगे, आपने बिगुल बजवाया तो देने, इसके अलावा क्या चाहते हो? नहीं कुछ नहीं अनिल जी। अच्छा ठीक है, अब मैं आपका ऑडियो अप कर रहा हूँ, सबको जा रहा है, तो हाँ अब बिगुल बजा चुके ना? बज चुका है। हाँ बजा चुके हैं, बताइए सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है बी सॉफ्ट यानी कि बिरला सॉफ्ट में। इसमें आज एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। स्टॉक वैसे भी एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, 4-5 दिनों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन से आज स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। 552-553 रुपए के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड करता है, इन लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 548 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में अगर बाजार थोड़ा भी स्टेबल रहता है तो ये स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है, यानी कि 575 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे बीटीएसटी के पर्सपेक्टिव से 562-565 रुपए के टारगेट्स के लिए बी सॉफ्ट में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक चीज़ तो पक्की है दीप की, हिमांशु जी को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्यों? मैंने हिमांशु जी को साफ साफ बोला, मैंने आपका ऑडियो डाउन कर रखा है, कोई भी नहीं सुन रहा, उसके बावजूद इन्होंने किसी की बुराई नहीं की। इसका मतलब उनको भरोसा नहीं कि मैंने वाकई में डाउन कर रखा होगा, बाकी सुन रहे होंगे। हिमांशु जी ऐसे ही लगा आपको? नहीं अनिल जी, मैं किसी की बुराई करता ही नहीं हूँ, वैसे भी। करवा के देख ले, वो तो हम करवा लेंगे, वो टेंशन मत लो। अगर हमने सोच लिया कि किसी की करवानी है तो आगे पीछे करवा लेंगे। क्यों कुणाल जी? बिल्कुल अनिल जी, इंसान चाहे तो अनिल जी क्या नहीं हो सकता अनिल जी, और हिमांशु जी तो अपने ही हैं अनिल जी, और मिलते भी रहते हैं अनिल जी, पास में ही रहते हैं, तो अनिल जी सारे काम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला रखो हिमांशु जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जिस वक्त जो आदमी शो पे ना उसी की करना है आपको, जैसे अभी बंसल जी नहीं है,
तो बंसल जी के लिए, जैसे बंसल जी आप नहीं होते तो आपके लिए बोल देते हैं, सिंपल, आपको भी इतना ही तो करना है, इसके अलावा क्या। चलिए अनिल जी, किसी ने बताया ही नहीं ना कि बंसल जी आएंगी शो पे। हाँ, ये हमारी गलती है, अब जाके हमारी गलती पकड़ में आई। देखो आपने कर दी ना हमारी बुराई। चलिए बढ़ते आगे, और वक्त 2:15 पर हो चुके हैं, बिल्कुल। FII पिक का फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया। मेरा फेस्टिवल इन्वेस्टमेंट पीक है MGL। ऑन द टेक्निकल फ्रंट ये बाइक कॉल मैं क्यों दे रही हूँ, इसके रैशनली क्या है बिहाइंड कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लार्जर डिग्री पे मंथली चार्ट पे अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो इसमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बन चुका है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। अपसाइड मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1340 1400 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी आप इन्वेस्टमेंट कॉल ले सकते हो। एट द करंट मार्केट प्राइस नीचे में 1040 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रखे आप अपने बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1340। MGL महानगर गैस लिमिटेड आज सुबह भी लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है हमारे एक्सपर्ट के, और पसंद आता हुआ दिख रहा है। MGL किसकी लिस्ट में था? हिमांशु जी, हिमांशु जी की पसंद का स्टॉक है। हिमांशु जी, MGL जरा एक बार अपडेट दीजिए। अनिल जी, आज स्टॉक में मूव बनता हुआ नजर नहीं आया। इनफैक्ट 1150 1152 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है कि शायद एक आध दिन में वापस से स्टॉक अटेम्प्ट करेगा, और 1150 के ऊपर मुझे लगता है कि वो जो मोमेंटम है वो स्टॉक में बनता हुआ नजर आए। ओके, ये है आपके लिए महानगर गैस, जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। स्वाति हुडकर की तरफ से खरीदारी की भी राय है। थोड़ा बाजार में ऊपरी सरों से मुनाफा वसूली आई है। निफ्टी भी पिछले कुछ मिनटों में आपको थोड़ा फिसलते हुए दिखा है। तो जो हमने शो की शुरुआत करी थी, जहां से बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ रही थी, इस समय वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वीकनेस कहाँ से आ रही है इस समय, ये भी एक बार देख लीजिए। इंडसइंड बैंक ऊपर से गिरा है, 1% नीचे आपको आते हुए दिख रहा है, यहाँ से प्रेशर बना है। टाटा मोटर्स ऊपर से फिसला है, LNT में भी ऊपर से प्रेशर आया है, हिंडाल्को भी वीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज नेगेटिव में जाने की तैयारी में है, और साथ ही आप देख रहे हैं HDFC बैंक पर भी थोड़ा प्रेशर इस समय बढ़ रहा है। तो थोड़ी वीकनेस बाजार में आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वीकनेस इस समय बन रही है, टॉप लूजर भी है निफ्टी का। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। कुणाल जी देखें सर, 1.5% का कट है, थोड़ा रोटेशन चल रहा है बाजार में, ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, बट पिछले कुछ मिनटों में वीकनेस आई है। देखिए, चार्ट तो बहुत मजबूत है दीपांशु, ज़रूर थोड़ी बहुत करेक्शन आते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ब्रेकआउट इसमें बिल्कुल आ चुका है और मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स पर बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। तो टाटा मोटर्स अगर मान लीजिए 650 645 के लेवल्स पर आ जाए तो वहाँ पर एंट्री पॉइंट ठीक रहेगा। तो उन स्तरों पर खरीदारी की राय रहेगी, और एक स्टॉप लॉस रखें 625 के आसपास। गिरावट में मेरी टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय है। गिरावट में टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय रहेगी। इस समय थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। इंडसइंड बैंक पर भी थोड़ा प्रेशर। एक बार वागले साहब से इस चार्ट पर भी राय लेते हैं। वागले साहब जरा देखें, टॉप लूजर है इस समय, बड़ा कट नहीं है बट प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। दीपांशु, बेचने वाला ये नहीं है, पैटर्न नहीं है, थोड़ा और नीचे बिल्कुल जा सकता है। 1436 के करंट भाव से मुझे लगता है 1428-30 होल्ड करना चाहिए, तो बेचने का भी मतलब नहीं बनता है। और मल्टीपल सपोर्ट एरिया है लगभग 1425-1430 के रेंज में, तो ये 5 रुपए के नीचे की डाउनसाइड के लिए ऑब्वियसली बेचने का ये नहीं बनता है। मुझे रेंज बाउंड लगता है 1420 1425 ऑन द डाउनसाइड, 1455 1460 ऑन द अपसाइड, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। चलिए, ये है आपके लिए इंडसइंड। देखते हैं, रेंज बाउंड ही है, थोड़ा मूव इतनी बड़ी नहीं आ रही है बाजार में कि कहीं पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ट्रिगर्स हों, बट थोड़ी सुस्ती जरूर इस समय बन रही है। बट आइए, दमदार एक्शन बना हुआ है टायर स्टॉक्स में। सुबह सुबह तो सीएट में हमने एक जबरदस्त उछाल देखा था, 10% ऊपर खुला था, वहां से ऑफकोर्स थोड़ा नीचे आया है, बट अभी भी अच्छी गेंस होल्ड कर रहा है। बाकी टायर स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान बना हुआ है। एक बार जरा अरमान से समझते हैं क्या हुआ है नतीजों में सीएट के, जो इस पूरे स्पेस में एक नई जान आई है। अरमान बताइए। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग जो है नतीजे और ट्रेंड आता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसका मूवमेंट अगर आप देखें, आपको दिखे ही सही,
उसी के साथ साथ पिछले 6 महीनों में लगभग 65% के आसपास की ग्रोथ आपको सीएट के शेयर में आती हुई दिखी है। अब अगर आप नतीजों की बात करें तो नतीजों में सबसे पहले अगर आप बात करें आय, तो लगभग वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा बढ़त नहीं दिखी है, 5% के आसपास की बढ़त दिखी है। पर मार्जिन देखिए 7% से बढ़कर मार्जिन लगभग 15% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो 8 करोड़ का था वो 208 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ये वाला डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये देखेंगे कि लगातार 5वीं तिमाही ऐसी है जहां पर कंपनी क्यू लगातार अपने मार्जिन जो है इंप्रूव कर रही है। Q1 FY23 में जहां उनके मार्जिन 5.9% थे, उसकी अगली तिमाही में मार्जिन इंप्रूव होकर 7% हो गए, उसकी अगली तिमाही में 8%, फिर 12.8%, फिर 13% और अब लगभग 15% के आसपास जो है कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने एक और कीर्तिमान रचा है, वो ये है कि किसी भी तिमाही में अगर उनका जो EBITDA इस बार पहली बार 400 करोड़ के ऊपर जो है वो आता हुआ दिखा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है ये यहां पर आता हुआ दिखा है। तो आपको मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, उसी के साथ साथ आपका कामकाजी मुनाफा पहली बार किसी भी क्वार्टर में 400 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है। और इस मार्जिन इंप्रूव होने का एक सिग्निफिकेंट रीजन जो है, अगर आप देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लगातार डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। जहां Q1 FY23 में वो 72% के आसपास था रेवेन्यू का, वो घट के आप Q4 में अगर आप देखें Q4 FY23 में लगभग 58% हो गया, और अभी का अगर आप देखेंगे तो 56.7% हो गया। तो लगातार उनको यहां से एफिशिएंसी आ रही है, इसलिए मार्जिन लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं, और इसीलिए आपका EBITDA देखेंगे इस तिमाही में 400 करोड़ का पहली बार 400 करोड़ से ज्यादा अचीव करते हुए दिखे। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। एक बार जरा जैन साहब से भी समझे। जैन साहब, टायर स्टॉक्स सुबह भी बजिंग थे, इस समय भी अच्छा मूव आ रहा है और नतीजों से फिर पूरे स्पेस के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर? बिल्कुल बढ़ता है, और सर्टेनली शेयर इस पर्टिकुलर सेक्टर से तो बहुत सारे स्टॉक्स आगे पीछे रेकमेंड करते आए हैं, और सीएट समहाउ मुझे लेवल्स भी अच्छे लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी बढ़िया लग रहे हैं। एमआरएफ बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है, सीएट किया हुआ है, बालकृष्ण मल्टीबैगर बना हुआ ही है, और आज शायद राकेश कुणाल जी ने भी किया, राकेश जी कुणाल जी ने भी। और सीएट के अलावा जो मैं एक गुडियर हमेशा रेकमेंड करता हूँ, गुडियर अगेन शायद आज उनकी भी बोर्ड मीटिंग है, तो वहां पे भी मुझे काफी एक्शन दिखता है। सो ओवरऑल सीएट है, गुडियर है, और इवन ये सारे जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सब पे बिल्कुल नजरें बनी रहनी चाहिए। सप्लाई साइड का जैसे अभी अरमान जी ने कहा, तो सप्लाई साइड वाला जो बेनिफिट है वो अब इन कंपनियों को मिलने लगा, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वैसे ही काफी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आगे भी आने वाले दिनों में डिमांड आउटलुक बहुत बढ़िया लगता है मुझे इन सेक्टर में, और सीएट की पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता, और काफी सस्ता, मतलब अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंपनियों के मुकाबले भी पीयर्स के साथ, तो सीएट और लेवल्स भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड अभी भी 15-20% की दिखती है आने वाले 6 से 9 महीने है आपके लिए। इस समय सीएट और बाकी टायर स्टॉक्स पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। थोड़ा एक्शन बाजार में भी आपको आते हुए दिख रहा है इस समय, और वो एक्शन एक बार पहले डाउ फ्यूचर्स देखिए और फिर हमारे निफ्टी को देखिए। डाउ फ्यूचर्स अभी हमने शो की शुरुआत करी थी 20 पॉइंट नीचे थे, अब 90 पॉइंट नीचे हो गए हैं। नास्डैक फ्यूचर्स आपका 1/4% नीचे है, S&P फ्यूचर्स भी आपका 1/4% नीचे हुआ है। तो पिछले कुछ मिनटों में आपने डाउ फ्यूचर्स को फिसलते हुए देखा है। हमारा निफ्टी भी 19,800 के नीचे अभी अभी आया था, डेज लो के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर इस समय। तो थोड़ी वीकनेस इस समय बाजार में आई है। एक इंटरेस्टिंग बयान आया है अनिल जी इस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, और BBC ये रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने इजराइल को वार्निंग दी है कि आप गाजा में कुछ भी एक्शन ना लें, अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर आपको उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो भी रिएक्शन है, जो भी असर है, वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये इजराइल को चेतावनी दी है ईरान ने। अब काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी ऐसे आ चुके हैं अनिल जी, बट आई डोंट नो इस पर रिएक्ट कर रहा है इस समय बाजार या नहीं। बट थोड़ा हमने डाउ फ्यूचर्स पर रिएक्शन देखा है, थोड़ा मार्केट्स भी ऊपर से नीचे हैं, तो आई डोंट नो, एक समथिंग टू लुक एट इन द मार्केट राइट नाउ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से वार्निंग आई है इसराइल की। बहुत सारी खबरें आ रही, इसराइल के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से भी खबरें आ रही कि वो लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर, अगला हमला किस तरह का होगा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और लोग सोचें कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे लेकिन दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट। इस तरह की चीज़ें चल रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और थोड़ी सी ये बयानबाजी आते दिखे, इसी वजह से आपको बाजार ऊपरी स्तर से फिसलते हुए दिखे। तो फिर से ये बयानबाजी शुरू होती दिख रही है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें अब बाजार में, चूंकि आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी हिस्से पर है, और थोड़ा सा जिस तरह की खबरें आती हुई दिख रही है, थोड़ा सा अलर्ट रहे, नजरें इन खबरों पर, बाकी और कुछ नहीं। तो एक बार जरा सा खबरों पर फोकस करके चलें। बिल्कुल, नजरें हैं हमारी बाजार पर,
और एक्शन भी इस समय आप आते हुए देख रहे हैं। देखते हैं कैसा ये डेवलपमेंट होता है। अभी अभी ये बयान आपके लिए आया है। ओके, थोड़ी बॉम्बिंग भी चल रही है इस समय गाज़ा में, ये आपके लिए खबर आ रही है। देखते हैं, थोड़ा इवैक्यूएशन तो ऑलरेडी हो चुका है नॉर्थ गाज़ा से। बाजार में थोड़ी वीकनेस आई है। एक दो और स्टॉक्स पर ज़रा जल्दी से नज़र डाल देते हैं आज, जहां पर आपको गिरावट का भी ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। दालमिया भारत आज थोड़ा फिसला है। कल अच्छे रिएक्शन दिया था इसने नंबर्स के बाद, आज थोड़ा ये काउंटर आपको अब वीक होते हुए दिख रहा है। और GNFC यहाँ पर अच्छी तेज़ी के बाद आज अब थोड़ी वीकनेस देख रहे हैं। आज वायदा कारोबार के बैन में भी गया है, तो शायद उसका भी रिएक्शन आ रहा है। बट दालमिया भारत एक बार इसके चार्ट पर राय लेते हैं। सुमित जी जरा देखें सर, दालमिया भारत इस समय वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 3.5% का कट। दिवांशु, दालमिया भारत के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में है, लेकिन एक बार छोटा मोटा दबाव स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिसमें नीचे में 2200 रुपए तक के लेवल एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई बड़ा गिरावट का संकेत नहीं है, लेकिन हाँ 50 से 70-80 रुपए तक का गिरावट दालमिया भारत में एक बार नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ऊपर में 2300-2310 का लेवल टूटने पे वापस से तेजी का शुरुआत होगा। फिलहाल एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है 2200 से लेके 2180 रुपए तक का। से 2180 तक के लेवल तक दालमिया भारत आपको थोड़ा फिसलते हुए दिख सकता है। तो थोड़ी वीकनेस, थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार आपको इस समय दिखा रहा है। और वीकनेस आपको बैंक्स में स्पेशली थोड़ी ऊपर से बनती हुई दिखी है। चुनिंदा बैंक्स, स्पेशली इंडसइंड बैंक जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था, वहाँ पर आपको ऊपर से गिरावट भी आते हुए दिखी है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक की बात निकली है, चार्ट चेक भी अभी हमने लिया था वागले साहब के साथ, तो एक बार इंडसइंड बैंक की बात भी कर लेते हैं। कल इसके आने वाले हैं नतीजे, कैसे रहेंगे नंबर्स, आइए एक बार जान लेते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए इंडसइंड बैंक। तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स होंगे। यहाँ पे हम NII का अनुमान लगा रहे हैं करीब 5000 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। 16% की बढ़ोतरी, मुनाफा 23% बढ़ेगा, 2200 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस में हल्की आपको कमी देखने मिल सकती है। कंपनी ने जो अपडेट दिया था, नेट एडवांसेस में 21% की बढ़ोतरी थी, डिपॉजिट में 14% के आसपास की बढ़ोतरी थी। नो डाउट ये वो कम बैंक्स में से है जिनके कासा रेशियो में बढ़त हुई, हल्की कमी हुई थी। 39.9 से घटकर 39.4 के आसपास आए थे, लेकिन अभी भी ये जो 39 के आसपास का रन रेट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके चलते लोग पहले ये मान रहे थे कि हो सकता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में उतनी कमी ना हो, लेकिन जो कॉस्ट है ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट, वो अभी भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स जो है उनके चलते हो सकता है कि आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ज़्यादा दबाव देखने मिले। हमारा अनुमान 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन कम होने का है। पिछले बार 4.29% था, यानी कि Q1 में। इस बार हो सकता है कि आपको ये 4% के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है। अच्छे नतीजे, स्टोरी वही है, मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन फिर मैनेजमेंट से समझना होगा कि अगर ये कमी आई है तो किस कारण से आई है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। एक बार जरा जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, HDFC बैंक ऑफ कोर्स थोड़ा जज करना मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है कंसोलिडेटेड नंबर्स का, बट इंडसइंड बैंक पर कोई राय सर नंबर से पहले इस बार, और स्पेशली निम्स के ट्रेंड पे? देखिए HDFC के भी रिजल्ट्स आए और काफी हद तक तो देखिए मार्केट्स ने काफी डिस्काउंट कर रखा है इन चीजों को कि निम्स पे प्रेशर और ये सारी चीजों का। बट इंडसइंड बैंक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में। सो आई फील कि अब रिजल्ट्स पे रिएक्शन तो जरूर से आएगा, और काफी वैसे भी वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो मेरे हिसाब से फिर भी होल्ड करना चाहिए। आई फील कि अभी इन लेवल्स पे होल्ड करें, और बाकी रिजल्ट्स के एनालिसिस और कैसे रिजल्ट्स आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये है आपके लिए राय। और आइए इस बीच निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। जी नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 19,800 की हम लेंगे पुट ऑप्शन, 19,800 की लेंगे पुट ऑप्शन, जिसका प्राइस है 73। इस पुट ऑप्शन का आज का डे लो है आपका 42 रुपए का, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है यही 42 रुपए का ही, यानी कि आप 73 में ले रहे हैं, 42 का स्टॉप लॉस हो गया डे लो का, यानी आपको वही 30-31 रुपए का रिस्क है। फर्स्ट टारगेट होंगे 95 और उसके ऊपर टारगेट होंगे 105 के। अब हम ये आज देख रहे हैं डेटा में कि मार्केट ऊपर गैप अप खुली, उसके बाद फिर 19,850-830 की रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि फिर से उस अपर बैंड पे सेलिंग हुई, यानी सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप का मार्केट चल रहा है। तो सेलिंग ऊपर हम देख रहे हैं, और डॉ फ्यूचर भी अभी देख रहे हैं कि 70-75 पॉइंट डाउन है। तो कुल मिला के लग रहा है कि क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अभी 1 घंटे बचे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि और गिर सकती है। तो
19,800 की हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं 73 में। टारगेट फर्स्ट 95, सेकंड टारगेट 105, स्टॉप लॉस 42। पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है। 19,800 का पुट खरीदना है निफ्टी पर इस समय नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, बैंक निफ्टी में क्या एक्शन देख रहे हैं सर? यहाँ भी ऊपर से फिसला है, डेज लो के आसपास ही है। देखिए, बैंक निफ्टी में भी हम सिमिलर देख रहे हैं कि वहां पे भी सेलिंग का डेटा बन रहा है और बैंक निफ्टी से ही प्रेशर आया है। बैंक निफ्टी में ऊपर 44,600 44,500 की रेंज में सप्लाई है और नीचे सपोर्ट आ रहा है 44,200 की रेंज में, जो कल भी हमने डिस्कस किया था सपोर्ट लेवल है। तो वही सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास है, फिर भी रेसिस्टेंस है यहाँ पे 44,600 से गिरी है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक बार फिर से 44,200 250 की तरफ जा सकती है। अभी 44,450 है। तो ये तो डेटा नेगेटिव हो गया है और डेटा ये अभी चेंज हुआ है। लास्ट 1 घंटे में डेटा में काफी सडन चेंज आया है। सुबह से डेटा स्टेबल था बट लास्ट के 1 घंटे में डेटा काफी तेजी से चेंज हुए हैं नेगेटिव की तरफ। बैंक निफ्टी में भी व्यू थोड़ा कॉशियस टू नेगेटिव आज के लिए बन रहा है और मैं मान रहा हूँ कि 44,300 की तरफ हम जा सकते हैं। अभी 44,465 60 फ्यूचर चल रहा है। तो चलिए, ये इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर राय आती हुई दिख रही है नितिन जी की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। तो थोड़ा पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है, ऊपर से बाजार भी आपको थोड़ा हल्का होते हुए दिख रहे हैं इस समय। आइए, 2:30 बज चुके हैं और वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, क्या है इरादा? 2 पिक्स, दोनों कैश मार्केट की। परफेक्ट। हाँ, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल परफेक्ट अनिल जी। 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के हैं। और अनिल जी, उसके पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है अनिल जी। जो मैंने 5 अक्टूबर को जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, आपने स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट लिए थे, मैंने एक की जगह 2 स्टॉक्स दिए थे और दोपहर का शो मिला के 3 स्टॉक्स दिए थे। आइनॉक्स विंड था। हाँ जी, बिल्कुल अनिल जी, सही जवाब। यस, में दिया था। हाँ। 230 का टारगेट था बाय एंड ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब 19 नवंबर तक। आज 228 ऑलरेडी टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। वंडरफुल। फिर ION एक्सचेंज था, 518 के लेवल्स पे दिया था। आज 615 610-15 के लेवल्स पे टारगेट अचीव होके बहुत ऊपर चला गया वो। और तीसरा स्टॉक था अनिल जी जोमेटो, जो 101 पे दिया था, आज 113-14 के लेवल्स पे, वो भी 13-14% ऑलरेडी तेज हो चुका है वहां से। और इतना ही नहीं अनिल जी, ये इंडो पाक मैच के पहले आपने प्लेयर ऑफ द डे लिया था, वो मेरा स्टॉक था रेलटेल। और वो तो रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी ना, जैसे इंडो पाक मैच में, उस तरह की इनिंग्स खेल रहा है। 240 के लेवल्स आ गए हैं, मेरे टारगेट अचीव हो गए उसमें भी अनिल जी रेलटेल में। ओह वंडरफुल, बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया। बताएं सर, अब आज क्या इरादा? पहली पिक अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, एक बहुत ही फंडामेंटली दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है एमए ऑर्गेनिक्स, जो अभी 1240 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक लीडिंग R&D ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है APIs की। और इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है, जो कि पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, इन सब इंडस्ट्रीज में लगते हैं। मार्की क्लाइंट लिस्ट है और इन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड लीडर है API की, फर्मियन नाम की कंपनी है फिनलैंड में, उनके साथ एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म API का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये कंपनी इनकी पिछले 10 साल से कस्टमर है। और API को डिमांड को एड्रेस करने के लिए इनका एक नया प्लांट शुरू होने जा रहा है अंकलेश्वर में इन Q4 ऑफ दिस ईयर, मतलब जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर रहेगा आने वाले मतलब 1 क्वार्टर बाद, तो वहां पे ये प्लांट शुरू हो जाएगा, तो उसका एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर जो एक और बड़ा ट्रिगर है, इस कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स के सेगमेंट में फोरे किया है, जो कि एक हाई मार्जिन और हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। और वहां पे इन्होंने एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए कोर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को डेवलप कर लिया सक्सेसफुली। और 2 नए और प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है। और ये इकलौती ग्लोबल कंपनी आउटसाइड चाइना जो ये काम कर रही है। और कंपनी ऑलरेडी 9 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ बातचीत में है फॉर ऑर्डर्स इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर इन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी फोरे किया है, एक बाबा फाइनकेम नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जिसके अंतर्गत ये केमिकल्स बनाएंगे फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इस तरह की वो भी एक अनदर हाई ग्रोथ एरिया है जहाँ पे कंपनी फोरे कर रही है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, मार्जिन्स है मोर देन 20%,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 19%, एक जीरो डेट कंपनी, और FIS भी 12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मलाबार फंड है, फिर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, इवन आशीष कचोलिया जी भी इसमें 2.13% स्टेक ओन करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1320 का, स्टॉप लॉस रखना है 1220 रुपए का। ओके, एमी ऑर्गेनिक्स ये है 1220 का स्टॉप लॉस और 1320 के टारगेट के लिए पहला स्टॉक। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक रहेगा पारस डिफेंस, जो अभी 725-726 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 770 के, स्टॉप लॉस रखना है 710 रुपए का। ये भी एक डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो कि डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास टेक्नोलॉजीज है फॉर रॉकेट्स, मिसाइल्स, फिर नेवल सिस्टम्स, और इसके अलावा ये लैंड और आर्मर्ड व्हीकल्स भी बनाती है। और इस कंपनी का ये जो चंद्रयान 3 जिसने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया, उसके भी नेविगेशन सिस्टम इसी ने प्रोवाइड करे थे, और इसरो से जबरदस्त ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। एक छोटी साइज की कंपनी है, पिछले साल का टर्नओवर था 214 करोड़ का, और इनकी अभी ऑर्डर बुक है 650 करोड़ की, जिसमें करीबन 125 से 150 करोड़ के ऑर्डर्स इनको इसरो से मिले हुए हैं। और इसरो के साथ इनके जो ऑर्डर्स है हाई मार्जिन वाले ऑर्डर्स है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में इस कंपनी के पास रहेगी। फिर इन्होंने एक पारस एरोस्पेस नाम की एक सब्सिडियरी का गठन किया, जिसके अंतर्गत ये ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, फिर ड्रोन एयरक्राफ्ट, फिर इवन ट्रेनिंग करते हैं ड्रोन पायलट्स की, इस तरह का काम करते हैं। और वहां पे भी इनको हाल ही में एक 40 करोड़ का अच्छा ऑर्डर मिला है। तो इस तरह की कंपनी है, बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, और जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे डिफेंस सेक्टर के पास है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। अपने हाइट से करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, फॉर अ टारगेट ऑफ 770, स्टॉप लॉस ऑफ 710। ओके, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से एमी ऑर्गेनिक्स और पारस डिफेंस में खरीदारी कराए। शुक्रिया सर हमारे साथ 2 कैश कॉल शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से भी लेते हैं अब उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर थोड़ा तो रिएक्शन आया है, आई डोंट नो कुछ ग्लोबल संकेत हैं या क्या है। डाउ फ्यूचर्स आपका 80 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स कमजोर हुआ है। यूरोप में भी बाजार वैसे ठीक है, बट थोड़ा ऊपर से यूरोप के बाजार भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। अदरवाइज कच्चे तेल पर थोड़ा दायरे का कारोबार है, रुपया आपका रेंज में है। एशिया मजबूत था, अच्छा कारोबार आपने थ्रू एशिया देखा है, एक्सेप्ट ताइवान, बाकी सारे एशिया के बाजार पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। हम भी ठीक ठाक है, हालांकि ऊपर से थोड़ा फिसले। क्या करना है सर इस समय? क्या करना है? 850 के पार होने का इंतजार 19,850 के पार होकर टिकेगा, बंद होगा तो हम फ्रेश तेजी करेंगे, नहीं तो हमने जितनी की उतनी काफ़ी है, और नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है जी। और 44,700 44,800 के पार निकलेगा, टिकेगा तो फ्रेश तेजी करेंगे, नहीं तो जितनी कर रखी उतनी काफ़ी है। ऊपर के लेवल पे बेचना ही है और नीचे के लेवल पे खरीदना भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खबरें जिस तरह की आ रही, डाउ फ्यूचर जिस तरह से तेजी से घटे तो थोड़ा कंफर्ट कम देता है। पिछले 2 दिनों का जो अनुभव है वो यही कि 2:30 बजे के बाद बाजार है ना थोड़ा सा मूड बिगाड़ते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं, क्योंकि लॉन्ग साइड पर लोग रात को पोजीशन रखना कम पसंद करते हैं, विच इज़ राइट ऑल्सो। आज भी वही सिचुएशन है, छोटी मोटी खबरें आती रहती है। अब क्या होगा नहीं होगा, अभी तक नहीं हो रहा, अच्छी बात है, कब हो जाए पता नहीं। रोज आप सोच के जाओ कि वो भेड़िया आया, आता नहीं। जिस दिन आप सोचो नहीं आएगा उस दिन आ जाता है, वैसा हाल है। तो जिस दिन आप और कॉन्फिडेंट होकर लॉन्ग लेके जाओ, पता चला उसी दिन कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो अपनी शांति रखना है दीप। नई पोजीशन ओवरनाइट कम से कम रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी 2-4 दिन जब तक थोड़े संकेत, मतलब अब अभी भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बाय द वे, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हम उसको टेंशन ना लेके मानते नहीं। हाँ, नो डाउट इसका 1 साल नहीं लगेगा, इतना लंबा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कि जहाँ अपने को पता है कि ताज़ा मामला है, वहाँ थोड़े दिन सावधान रहो। करेक्ट। सो अभी पोजीशन ओवरनाइट कम रखनी है। पहले डेटा बता दूं और उसके बाद मैं आपको विश्लेषण करके देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। डेटा मजे की बात देखिए दीप, दोनों ही तरफ पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों ही एक ही लेवल पर आकर फंसे पड़े हैं, और वो है 19,800। 19,800 के पुट पर 1 करोड़ 11 लाख शेयर है, 19,800 के कॉल पर 1 करोड़ 2 लाख शेयर है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और लगभग बराबरी का है। तो यानी कि पुट राइटर कॉल राइटर दोनों ये समझें कि इस प्राइस पर दोनों पुट और कॉल बेच के सीमित दायरे में कारोबार रहेगा, और ऐसे में हम प्रीमियम कमा सकते हैं। और उनको मुँह 19,750 के नीचे का नहीं लगता, 19,850 के ऊपर का नहीं लगता, यही होने वाला है। सो इंट्राडे के लिए आपके लिए ये रेंज है। 750 के आसपास आए और आप शॉर्ट है तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए। लॉन्ग है 850 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए। तो निफ्टी अभी तक तो यही दिख रहा है। बदलाव एक ही चीज़ ला सकती है, जो मैंने आपको 2 बजे भी यही कहा,
सिर्फ एक चीज़ बदलाव ला सकती है, वो डाउ फ्यूचर्स। और आपने देखा 20 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, बात करते करते 100 पॉइंट नीचे हुआ और निफ्टी एक बार 19,800 के नीचे आया। अब वो 100 पॉइंट का घट के वापस 50 पॉइंट रह गया। तो सिर्फ एक आंख आपकी इधर डाउ फ्यूचर्स पे, एक आंख आपकी निफ्टी सेंसेक्स पे इधर रखिए, यही होगा और यही होने वाला है। क्योंकि किस इजराइल और हमास की किस खबर पे आपको रिएक्शन देना है, ये आप और मैं नहीं डिसाइड करेंगे, डाउ फ्यूचर डिसाइड करेगा। बिल्कुल सर। और अब डाउ फ्यूचर एक्टिवली ट्रेड करना शुरू कर चुका है सुबह में, तो अगर आपको वहाँ मूवमेंट आता दिखे किसी भी तरफ, तो उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करें। मेरी राय ये सिंपल कि नई पोजीशन आपको नहीं बनानी है वो रखिए, बस बहुत है। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी सिमिलर सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में भी 44,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 44,500 का 55 लाख शेयर है पुट में और कॉल्स में 70 लाख शेयर। शो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली कम मजबूत है या वीक है। 44,500 पार करके ऊपर टिकना मुश्किल होगा। तो बचे हुए समय के लिए अगर 44,500-600 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाइए। एग्रेसिव ट्रेडर तो शॉर्ट भी कर लीजिए। शॉर्ट करने का मन आए तो पहले बैंक निफ्टी की तरफ नज़र उठाना, लॉन्ग करने का मन आए तो निफ्टी पर मन लाना। सिंपल सी चीज़ है ना, ठीक है। नीचे में 44,200-300 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। इस रेंज में आकर थोड़ी चोट कम आएगी। ऊपर में 44,500-600 के आसपास का ये लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस वक्त ऊपर की तरफ। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आए। सिंपल, जितना कम रहें, हल्का रहें, दिन के दौरान ही कर आके ख़त्म कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय थोड़ा सतर्क रहिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और डाउ फ्यूचर्स पर भी एक नज़र बना के रखिए हमारे बाजारों के साथ साथ। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, हैवेल्स में मुझे वीकनेस दिखाई देता है। 1382-83 के बीच में का भाव है। मुझे लगता है ये 1380 ब्रेक करेगा और वो होते 20-25 रुपए की डाउन मूव आ सकती है। आपको यहाँ बेचना है 10 रुपए के स्टॉप लॉस से। 1392-93 का स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट 1360-1355 के बीच में का होगा। तो ये आपके लिए हैवेल्स पर बिकवाली की राय आती हुई वागले साहब की तरफ से। सुमित जी के लिए भी एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। तो रडार पे है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम बाय साइड का देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 84 रुपए 20 पैसे, 84 रुपए 25 पैसे। 84.20, 84.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर। मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक पिछले 3 से 4 दिनों से रोज नीचे के लेवल से एक अपसाइड मूव दिखा रहा है। आज भी स्टॉक स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ का बनेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहां पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 79-80 के पास का दिखाई दे रहा है, तो 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मद्रास फर्टिलाइजर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 90 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 94 रुपए का। 5-7 दिनों के अंदर ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए खरीदारी करें 80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 90 से 94 के टारगेट्स के लिए। फर्टिलाइजर यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 80 का स्टॉप लॉस, 90 और 94 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। फर्टिलाइजर शेयरों में एक्शन भरपूर बनता हुआ ये राय आती हुई सुमित जी की आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। कैनफिन होम्स ये नतीजे पेश करेगा, आज अनुमान के साथ तैयार है। वरुण बताइए। तो अनिल जी नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत उसका आपको मुनाफे में इम्पैक्ट देखने मिलेगा। गिरावट वहाँ शायद मतलब उतनी बढ़त नहीं होगी मुनाफे में। सबसे पहले आपको नंबर्स बता देता हूँ। एनआई में 17-18% के आसपास की बढ़त का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 7% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 152 करोड़ पे आएगा। लोन ग्रोथ अच्छी है, 16 से 17% के आसपास की। ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी फ्लैट रहेगा। लेकिन अब ये एनआई में बढ़त है, लोन ग्रोथ है, उसके बावजूद कंपनी का मुनाफा क्यों गिर रहा है? क्योंकि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड हुए थे, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में। उसका एडजस्टमेंट कंपनी को लेना है। उसका एडजस्टमेंट जो आता है वो करीब 40 करोड़ के आसपास आता है। इसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी का जो ओवरऑल मुनाफा है वो कम होते हुए आपको दिखेगा। और बेसिकली इम्पेयरमेंट अगर आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मार्जिन्स पे देखने मिले। तो 2 फिगर पे आप नज़र रखिएगा, एक तो प्रॉफिट कितना इम्पैक्ट होता है उस फ्रॉड केस का,
और दूसरा उसके चलते जो इम्पेयरमेंट है उसका क्रेडिट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कितना आता है। हो सकता है ये 2 फिगर जो है वो इस क्वार्टर में वन ऑफ हो। कैनफिन होम्स, चलिए इस पर रखते हैं नज़र। इस समय अच्छी गेंस दिखा रहा है वायदा कारोबार में और बढ़त के साथ ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस समय। सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। सुदीप जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा कैनफिन होम्स देखें, राय दें अपनी। अच्छा एक्शन आ रहा है नतीजों से पहले? जी दीपांशु गुड आफ्टरनून। कैनफिन होम्स का यदि हम चार्ट देखें तो आज के दिन के लिए ये 3-3.5% तेज है, लेकिन हम अगर पिछले 3-4 महीनों से का अगर एक टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड हम देख रहे हैं 740 और 780 के बीच में। तो मुझे लग रहा है आज के दिन में भले एक बढ़त ये हो रही है तो बट मैं राह देखूंगा कि ये 775 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करे। एक बार 775 के ऊपर सस्टेन करेगा फिर एक अप मूव 810 तक का आ सकता है। तो 775 ये मेरा एक कंडीशनल लेवल होगा, इसी के ऊपर मुझे लग रहा है हमें बाई करना चाहिए, तब तक हमें रुक जाना चाहिए एग्रेसिवली बाई करने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए कैनफिन होम्स नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में आ रहा है। थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। आइए नजर है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और यहां पर आपको एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को लेकर एक और एडवाइजरी फर्म ने आपत्ति जताई है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक एडवाइजरी फर्म आपत्ति इस पर जता चुकी है, अब एक और फर्म भी जुड़ गई है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, IIAS ने लास्ट वीक जताई थी आपत्ति और आज फिर से ISS इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज जो एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी एडवाइजर फर्म है, उन्होंने अनंत अंबानी के नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। मैं बता देती हूँ अनंत अंबानी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रोटेशनल बेसिस पे नियुक्ति होने वाली थी। अनंत अंबानी के साथ आकाश और ईशा की भी रोटेशनल बेसिस पर नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन जो AGM में प्रस्ताव रखा गया था उसके बाद ISS और IIAS ने जो AGM के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी है उनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। हालांकि दूसरी तरफ इन गवर्नेंस ने प्रस्ताव के फेवर में वोटिंग की सिफारिश दी है। क्यों आपत्ति जताई है वो रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। ISS के मुताबिक अगर देखें, उनका कहना है कि अनंत अंबानी के पास लिमिटेड लीडरशिप और बोर्ड एक्सपीरियंस है, हालांकि उनका एक्सपीरियंस 6 साल का है। ISS का ये भी कहना है कि जो बोर्ड में उनका योगदान होगा उस पर कंसर्न उन्होंने जताया, उस पर चिंता उन्होंने जताई है। और पिछले हफ्ते जब IIAS के मुताबिक का जो आया था अगेंस्ट के खिलाफ जो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था वोटिंग के खिलाफ, उनका कहना था कि उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। उनकी गाइडलाइंस ये कहते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एज है वो 30 साल से ऊपर की होनी चाहिए थी। और अनंत अंबानी की अगर एज देखें तो वो करीबन 28 ईयर्स के आसपास 28 ईयर्स के हैं। इसीलिए IIAS ने जो है वो प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी थी। अब 2 प्रॉक्सी फर्म्स हो गई है, ISS और IIAS दोनों ही बड़ी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है जिन्होंने जो प्रस्ताव रखा गया था AGM में नियुक्ति का रोटेशनल बेसिस पे अनंत अंबानी, उसके खिलाफ वोटिंग की सिफारिश दी है अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। हालांकि इन गवर्नेंस इसके फेवर में, एक एडवाइजरी फर्म फेवर में, 2 ने इसके खिलाफ अपनी राय दी है। ओके, ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है। इस पर भी रखते हैं नजर। एक बार जैन साहब से भी जरा इस पूरे मुद्दे पर राय ली जाए। जैन साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को? देखिए, सर्टेनली आगे पीछे तो होना है, वो मुझे लगता है कि आएंगे, बोर्ड में तो आएंगे ही। और देखिए ये सब एक अच्छी खासी हिरार्किकल या एक जो उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से, बट ठीक है, एक बार अपोजिशन आता है, बट फाइनली तो देखिए लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उनका ये आना है, फिर इंस्टीट्यूशंस और ये सारे अलग अलग ओपिनियन तो रहेंगे, बट आई फील कि आगे पीछे होगा। सो लेट्स सी। बाकी दोनों जिन्होंने अपोज किया वो दोनों इनफैक्ट काफी उनका ओपिनियन महत्व रखता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट मुझे लगता है कि आगे पीछे तो बोर्ड में नियुक्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। बोर्ड में नियुक्ति हो जाएगी, उसकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बट एडवाइजरी फर्म्स ने इस मुद्दे को उठाया है, रखिएगा नज़र। यह है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय एक्शन में। स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन आपको चल रहा है। गेल पर रखिए नज़र, ये इस समय मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। 1% ऊपर आया है गेल, और अभी अभी थोड़ी खरीदारी निचले स्तर से गेल में आपको आती हुई भी दिखी है। वैसे भी स्टॉक तो अच्छे मोमेंटम में रहा ही है। हिमांशु जी जरा देखें सर गेल।
जी, स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। लास्ट वीक हमने इसमें खरीदारी की राय दी थी और मुझे लगता है शायद सुबह आज सुमित जी ने भी इस पे खरीदारी की सलाह दी थी। मेरा मानना है कि स्टॉक 135 136 रुपए तक चलने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली अगर आपके पास है तो पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए 130 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस के साथ गेल में मुझे लगता है कि इन स्तरों पे भी खरीदारी की जा सकती है। बस सुमित जी की तरफ से राय आई थी 134 और 137 के टारगेट्स के लिए नजर के। गेल थोड़ा आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, इस समय मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज भी मोमेंटम पकड़ने की कोशिश इस समय करते हुए दिख रहा है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज, सुबह इस काउंटर के बारे में भी बात हुई थी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। बागले साहब की तरफ से राय थी। तो इस समय है स्टॉक्स जहाँ पर हल्का फुल्का रोटेशन आपको बनते हुए दिखेगा। बट नंबर्स के साथ ही रहते हैं और नंबर्स में अब बंधन बैंक, इस पर भी है हमारी नजर। वरुण से जाना जाए बंधन बैंक के नंबर्स कैसे आ सकते हैं। वरुण बताइए, स्टॉक या तो बड़ी मूव दिखाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आज 1.5% कमजोर है, नंबर्स क्या कहेंगे इसके? देखिए दीप, जब इसने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे मेरे ख्याल से तब भी इतना मूव नहीं दिखाया था, क्योंकि आजकल थोड़ा शायद कम हो गया इसका मूव दिखाना। लेकिन हाँ, अगर नंबर्स गड़बड़ आए तो जाहिर सी बात है 10% ऊपर या 10% नीचे ही मिलेगा स्टॉक। पहले मैं बता देता हूँ कि Q2 के नंबर्स कैसे दिए थे इसने, जो अपडेट दिया था वहाँ पे जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें 12% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई थी और कुल डिपॉजिट्स में 12.8% की बढ़ोतरी दिखाई थी। कासा रेशो 36 से बढ़ के 38.5 हुआ था। तो ये वो कम बैंक्स में से है जिनके कासा रेशो एक्चुअली बढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने वाला है। कितना होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन? 7.3 से घट के 6.9%। दरअसल आपको याद होगा जनवरी के महीने के आसपास इस बैंक ने जो माइक्रो फाइनेंस इनका सेक्टर है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स है उनमें तगड़ा बढ़ोतरी की थी। उसके लिए उस क्वार्टर में अगर आप देखते तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे थे, लेकिन उसके बाद से थोड़े थोड़े गिरना शुरू हो चुके थे और इस बार भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें आपको गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि तब हो चुका था जो भी रेट हाइक लेना था उसके बाद लिया नहीं है। तो 7.3 से घट के 6.9% होंगे। NII 13% बढ़ेगा, 2480 के आसपास आ सकता है। प्रॉफिट में अच्छा जंप है, 209 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़। हालांकि उस समय जो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस थे उसके कारण जो कंपनी का मुनाफा है वो कम था। एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, इनका माइक्रो फाइनेंस कारोबार जो है कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि वहाँ पे ग्रोथ जो है इस बार थोड़ी धीमी रह सकती है। तो ये एक दिक्कत की बात है, देखते। और ये जो इम्पैक्ट है ना मार्जिन का, एक्चुअली माइक्रो फाइनेंस कारोबार से ही आएगा। अगर वो धीमा रह गया तो आपके मार्जिन जो है वो कम होंगे, क्योंकि वो हाई मार्जिन कारोबार है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन थोड़े कम रह सकते हैं। बाकी तो नंबर्स हमें पता ही है। NII 13% की बढ़ोतरी, मुनाफे में अच्छा जंप होगा। NPS जो है थोड़े डिक्लाइन होंगे। NPS डिक्लाइन होंगे, सुधार होगा, सुधार होंगे, ये अच्छी बात है। बट निम्स दिक्कत है, यही कहानी बनी हुई है। ओके, तो इस बार हम निम्स पर करेंगे फोकस। अब तक पिछले 2-3 क्वार्टर से निम्स का बढ़िया एक्सपेंशन चल रहा था, ये एक क्वार्टर ऐसा हो सकता है जहाँ पे गिरावट, इनके निम्स ज्यादा गिरे। अच्छा, इनके माइक्रो फाइनेंस कारोबार धीमा रहेगा ऐसा लोग कह रहे हैं। चलिए, ये इंटरेस्टिंग काउंटर और इस पर रखेंगे नजर भी इस समय। ओके, ये है आपके लिए राय। और कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं। बाय द वे, नंबर्स के साथ साथ ये वो भी पीरियड होता है जब आपके लिए शेयर होल्डिंग अपडेट्स आते हैं। अभी टायर स्टॉक्स की बात चल रही थी। अपोलो टायर्स, यहाँ पर डोमेस्टिक फंड्स ने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, करीब आधे % से हिस्सेदारी बढ़ाई है। बट FIs ने हिस्सेदारी घटाई है और पिछली तिमाही में ऑलमोस्ट 1.3% हिस्सा घटाया है। 23.4% हिस्सा था इनका पहले, जो घटकर 22.1% हो गया है। ये है आपके लिए अपोलो टायर्स। और JSPL पर भी रखिए नज़र। यहाँ पर डोमेस्टिक फंड्स ने हिस्सा बढ़ाया है, वो 14.75 का 15.2, बट FIs ने हिस्सा घटाया है 12.72 का 12.23, आधा % हिस्सा घटाया है। और लगातार तीसरी ऐसी तिमाही है जहां पर आपने देखा है फंड्स की तरफ से, फॉरेन फंड्स की तरफ से हिस्सा घटा है। JSPL पर आपके लिए अपडेट आ रहा है। ऐसी कुछ और भी अपडेट्स हैं, थोड़ी देर में सारे अपडेट्स और उसमें से क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स निकल कर आते हैं हम आपको बताएंगे भी। बट ये इंटरेस्टिंग अपडेट्स JSPL के लिए और साथ ही अपोलो टायर्स के लिए आपके लिए आ रहे हैं। कुछ गिरावट आ रही है ग्लेनमार्क लाइफ के शेयर्स में, 5.5% नीचे। आई थिंक आज इसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, शायद इसकी वजह से थोड़ा ये वीक भी दिख रहा है। बट अदरवाइज कमजोरी बनी। 22.5 रुपये का आई थिंक डिविडेंड एडजस्टमेंट था, उसको भी अगर एडजस्ट कर लें तो थोड़ा इस समय कमजोर दिख रहा है। PCBL, इसके नतीजे आए थे और नतीजों के बाद स्टॉक थोड़ा कमजोर दिख रहा है, 200 के नीचे आया है इस समय PCBL। एक बार जैन साहब से भी राय ले लें। जैन साहब, नतीजे आए थे थोड़ी देर पहले, वहां पर हमने देखा था स्टॉक फिसला भी था और उसके बाद से थोड़े दबाव में भी है PCBL सर। हाँ, देखिए, बहुत बड़ा मूव दे चुका है। दैट वाज वन रीजन कि ये स्टॉक थोड़ा दबाव में है। बाकी जो प्रोमोटर पेडिग्री है और जिस सेगमेंट में है, और अगर टायर्स के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट सर्टेनली
नेगेटिवली रिएक्ट किया मार्केट ने, बट एक जब रिजल्ट के पहले कोई स्टॉक बहुत बड़ा मूव दे चुका होता तो थोड़ा सा इस टाइप का रिएक्शन लाजमी है, बट देन ठीक है 2-2.5% जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा लगता नहीं है हर तरीके से, और डिविडेंड यील्ड वगैरह भी बढ़िया है स्टॉक में एंड ग्रोथ भी है। सो ओवरऑल इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड रादर देन अननेसेसरली रिएक्टिंग टू द रिजल्ट्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो ये है आपके लिए राय PCBL, यहाँ पर नंबर्स आने की तैयारी में है। देखते हैं इस स्टॉक में भी एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा भी है। आइए, एक्शन बाजार में फिर से थोड़ा सा मजबूती का लौटता दिख रहा है, घूम फिर के वही 19,800 के आसपास आने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी 44,400 के आसपास आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कैनफिन होम्स नतीजे से पहले 4% डे हाई पर बड़ी तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। कैनफिन होम्स में भी डे हाई पर है 771। किसी की लिस्ट में तो नहीं गया आज खरीदारी की? नहीं। तो फिर कुणाल जी ही तकलीफ करेंगे, और कुणाल जी तकलीफ इसलिए करेंगे कि कुणाल जी ने सुबह आज आशियाना हाउसिंग स्टॉक दिया भी था रिकमेंडेशन रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट तो नहीं, लेकिन रियल एस्टेट को फाइनेंस करने वाली कंपनी के तौर पर कैनफिन होम्स। चार्ट देखिए कुणाल जी। अनिल जी, चार्ट अच्छा है, और कैनफिन होम, PNB हाउसिंग दोनों के चार्ट मजबूत दिख रहे हैं। दोनों में इंट्राडे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। कैनफिन होम ने अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पर पार किया है, और मुझे लग रहा है कि अभी 800 की ओर बढ़ रहा है। 800 पर कुछ संघर्ष इसे करना पड़ेगा, लेकिन 800 का लेवल पार हुआ तो इसमें वापस से आपको 850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय यहाँ पर मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की है। एक स्टॉप लॉस रखें 745 748 के आसपास, और 800 पार हो तो फिर इसमें और खरीदारी की राय है। कैनफिन और PNB हाउसिंग में भी बिल्कुल अनिल जी, PNB हाउसिंग का चार्ट कैनफिन के मुकाबले मुझे ज़्यादा मजबूत लगता है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बन रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। तो PNB में भी अगर ये 750 के लेवल्स को पार कर जाए तो PNB हाउसिंग फाइनेंस को भी मेरी खरीदारी कराए। अच्छा, ये स्कीम कब तक चलेगी कुणाल जी, जो अभी आपने दी वाली हो, ये वाली स्कीम जो अभी आपने बताई ना? स्कीम कौन सी जी? एक पे एक फ्री चार्ट। कैनफिन होम्स का हमने आपको पूछा, आपने PNB हाउसिंग भी बता दिया। मतलब ये कितने दिनों के लिए स्कीम ओपन है? अनिल जी देखिए, अब आज देखिए थोड़ी अनिल जी सुस्ती है, थोड़ी मैं शांति भी है अनिल जी, क्योंकि एक साहब है वो है नहीं आज शो पर, तो इसीलिए अनिल जी थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहा था मैं। इसीलिए अनिल जी एक के बदले दो आपको चार्ट्स देख के बता दिया। क्या बात है, एक के बदले दो, और एक के बदले दो एक्सपर्ट भी तैयार हैं। कुणाल जी क्योंकि राकेश जी के बदले काम कर रहे हैं, अब हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं, वागले साहब और सुदीप जी। पहले बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, कोल इंडिया बाय करके चलना है BTST 315 का एक मल्टीपल टॉप्स 312 315 में इसने आज क्लियर किया है, और ये माहौल में अगर ये क्लियर करता है तो मतलब कम से कम एक 15-20 रुपए की मूव इसमें आ सकती है अगले 1 से 2 दिनों में। मुझे लगता है कल के दिनों में 324 325 का मूव आ सकता है, तो यहाँ पर आप बाय करके चले। आपका स्टॉप लॉस 314 14.5 के आसपास का होना चाहिए, 315 के थोड़ा सा नीचे। पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट पोजिशनली 330। 325-330 के टारगेट के लिए करें खरीदारी कोल इंडिया में। राय वागले साहब की। BTST में राय ली जाएगी सुदीप शाह साहब की भी। देखते हैं उन्हें कौन सा शेयर है पसंद। सुदीप जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी। मुझे पसंद आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमने देखा है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले काफी दिनों से एक अच्छी चाल दिख रही है, और आज मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज अब जो हिसाब से 1695 से 1700 का एक ये जोन में जो एक बेस बना रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है डेली वीकली दोनों चार्ट्स पे पॉजिटिव है स्टॉक, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये बाय किया जा सकता है 1695 के स्टॉप लॉस से 1735 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी करने के लिए आज से सुदीप जी की तरफ से। ये BTST कॉल आपके लिए 1695 का स्टॉप लॉस, 1735 का टारगेट। आइए, सितंबर तिमाही में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं। हमारी टीम ने
थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के ये जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो एफआईज को पसंद आते दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। आइए जान लेते हैं। अरमान हमारे साथ है बताने के लिए। अरमान बताइए, कौन से शेयर हैं जहाँ पर एफआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है पिछली तिमाही में, जुलाई से लेकर सितंबर? बिल्कुल सर, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आप बात करें, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है वो है HDFC AMC, जहाँ पे 3% हिस्सेदारी बढ़ी है। बजाज कंज्यूमर देख लीजिए जहाँ पर 2% हिस्सेदारी बढ़ी है। सोना BLW, मैप्मा इंडिया, दोनों में अगर आप देखें तो 1.7% के आसपास हिस्सेदारी जो है बढ़ती हुई दिखी है। लॉरिस लैब, कैनरा बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1% से ज़्यादा जो है या 1% तक हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। और 0.5% से 0.7% के आसपास आपको दिखेगा एक्सिस बैंक, वेस्ट लाइफ फूड, BPCL, यूनाइटेड ब्रेवरीज, टाटा कम्युनिकेशन और वेदांता जैसे स्टॉक है जहाँ पर इस तिमाही में Q2 में एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब एक स्टेप और आगे हमने फाइंड करा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे एफआईज और डीआईज दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो उसमें नाम निकल के आता है सबसे पहले लॉरिस लैब का, जहां पे एफआईज ने 1.5% बढ़ाया है, तो डीआईज ने भी लगभग 0.64% बढ़ाते हुए दिखे हैं। बजाज कंज्यूमर, जहां पे एफआईज 2% बढ़ाते हुए दिखे हैं हिस्सेदारी, तो अगर आप डीआईज की बात करें उन्होंने भी 0.5% के आसपास बढ़ाई है। वेदांता, जहां पर 0.4% के आसपास 0.34% एफआईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो डीआईज ने भी लगभग 0% हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेंड बजाज कंज्यूमर में भी है, जहां पर एफआईज 3 तिमाहियों से लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Q3 FY23 में जहां उनकी हिस्सेदारी 11.3% थी, उसके अगली तिमाही में बढ़ के 11.7% हो गई। फिर उसके बाद अगर आप Q1 FY24 की बात करें तो 12.8%, और अब मौजूदा अगर आप देखें तो 14.8% हो गई। तो 11.3 से 14.8%। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक निकल के आया है, वो है लॉरिस लैब, जहां पर एफआईआईज ने पिछली 3 तिमाही से लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो इनकी Q3 FY23 के एंडिंग में 21.9% हिस्सेदारी थी, वो आगे बढ़कर 22.4%, फिर 22.5%, और अभी अगर आप देखें तो 24% होती हुई दिखी है। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसमें यह भी है लॉरिस लैब में कि पिछली 10 तिमाहियों से डीआईज लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जो इनका Q4 FY21 में अगर आप देखें तो 3.6% था, वो धीरे धीरे हर क्वार्टर में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 3.6% से 4.2%, 4.8%। अगर आप बीच में देखेंगे Q1 FY23 में 9.1%, और अब अगर आप देखें तो बढ़कर 11% होती हुई दिखी है। तो डीआईज ने पिछली 10 तिमाहियों में लॉरिस लैब में हिस्सेदारी बढ़ाई है, पिछली 3 तिमाहियों से एफआईज ने भी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है। कौन से? लॉरिस लैब में और बजाज कंज्यूमर में पिछली 3 तिमाहियों से लगातार एफआईज हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और 10 तिमाही से आप कह रहे हैं लॉरिस लैब में डीआईज लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। वाह, सबके रेडार पर आ रहा है। जैन साहब, आपके रेडार पर है लॉरिस लैब? सर मेरे रडार पे ज्यादा रहता है लॉरिस लैब। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले आउट परफॉर्मर रहा, फिर उसके बाद करेक्शन आया, ठीक है, बढ़िया परफॉर्म किया था। और रीजन ये भी रहता है, देखिए एफआईआईज डीआईज भी फाइनली तो देखिए ट्रेडिंग सेटअप के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा करेक्टेड और मार्केट्स चल रहे हैं और फार्मा स्टॉक्स धीरे धीरे फ्लेवर में आए थे, तो वहां पे उनकी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ना लाजमी, इसीलिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाता है। बाकी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स के फ्रंट पे मुझे कोई बहुत बढ़िया लगा नहीं, वैल्यूएशंस के फ्रंट पे नहीं है, बट यस समहाउ पहले भी ये स्टॉक काफी एफआईआईज और डीआईआईज इंस्टीट्यूशंस के रडार पे रहा हुआ है। तो जैसे लेवल्स पे है उस लेवल पे सर्टेनली यहाँ से एक मूव आ सकता है, मूव, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर हो गए। और बजाज कंज्यूमर की अगर बात करें तो ये स्टॉक में तो देखिए मैं बहुत गजब का गलत पड़ा हुआ हूँ। 400 रुपए के रेंज पे कभी स्टॉक को रिकमेंड करते थे, बट समहाउ इनका एक जो प्रोडक्ट है उसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट्स में सक्सेसफुल नहीं होने की वजह से ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा। बट यस, नीचे के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट मिला और कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग इसमें आई है और कुछ हैंड्स बड़े बड़े चेंज हुए हैं, तो उसकी वजह से ये स्टॉक अब वापस से फॉर्म में आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट समहाउ ये जो तीनों नाम लिए गए हैं उनमें से मुझे बजाज कंज्यूमर पे ज्यादा कन्विक्शन आता है। बाकी लॉरिस लैब फार्मा स्टॉक्स चलते तो उसके साथ चलेगा, और एफएमसीजी स्टॉक्स मुझे समहाउ बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हुए इन दिनों में दिखे नहीं, बट सारे के सारे ऐसा लगता है कि ये अब एक बार अच्छी चाल दे सकते हैं, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्लस जो कंसोलिडेशन हुआ है वो बेहतर है। सो बजाज कंज्यूमर कैन बी वन ऑफ द पिक्स। बाकी वेदांता पे बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि जो अभी इनका डीमर्जर का भी है तो वहां पे भी कुछ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं और समय लगेगा, तो उसको लेकर आज ही जो बाइंग करते हैं वो नहीं है। बट यस, उनके जो कमोडिटीज जिनमें वो डील करते हैं वहां पे जरूर से कुछ
रुझान बेहतर है, बट ओवरऑल बजाज कंज्यूमर विल बी माय टॉप पिक इन दीस 3 स्टॉक्स डिस्कस्ड। ये है आपके लिए सारे के सारे एफआईएस की पोजीशन बढ़ने वाले स्टॉक। काफी इंटरेस्टिंग नाम आए हैं, स्पेशली कुछ नाम ऐसे जिनमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन शेयर होल्डिंग बढ़ी, जैसे वेदांता की बात कर रहे थे, लॉरस लैब की बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शेयर है जिसमें आपको लगता है कि इनमें क्या बढ़ाई होगी, है ना? और दोनों ने बढ़ाई है, दोनों में बढ़ी है। इंटरेस्टिंग है, चलो बढ़िया है। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 92 रुपए 20 पैसे, 92 रुपए 30 पैसे, 92.20 92.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है CESC। CESC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और जिस तरह का आज कैंडल फॉर्म हो रहा है, स्टॉक जल्दी ही 3 डिजिट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू है। रिसेंट में कुछ दिनों का करेक्शन दिखाने के बाद अब वापस से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है और लास्ट 10-11 दिनों के हाई लेवल पे आ चुका है। एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो CSC यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। नीचे में जो सपोर्ट है 88 रुपए 50 पैसे 89 के पास है, तो 88.50 का स्टॉप लॉस लगा के CSC में खरीदारी करें। ऊपर में पहला टारगेट 97 रुपए का, दूसरा टारगेट 101 रुपए का, तो 88.50 के स्टॉप लॉस से CSC में खरीदारी करें 97 से 101 के टारगेट्स के लिए। 9701 ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए CSC में आपके लिए आती हुई इस वक्त बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए सुमित जी की तरफ से कॉल 88.5 का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। ठीक, एक और स्टॉक है जहां पर तेजी बड़ी आती हुई दिखी है, वो है ITI। क्या कुछ हुआ है ITI में ऐसा कि पिछले 1 महीने में भाव करीबन हो चुका है 1.5 गुना। आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, ITI लिमिटेड हम लगातार देख रहे हैं कि जो तेज़ी बनी है वो बहुत ही शानदार। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 35% की बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। और अगर ओवर अ मंथ देखेंगे 11 सितंबर ऑनवर्ड्स पर्टिकुलरली 128 रुपये से भाव अब आप देखिए 315 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है 11 सितंबर को इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी जिसके अंतर्गत इन्होंने ये चीज़ कही थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के लैपटॉप और माइक्रो PC ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो करीबन 12,000 स्मैश PCs हैं उसको ऑलरेडी बाज़ार में इन्होंने उतार दिया है। केरल के कुछ सरकारी स्कूलों में इन्होंने 9,000 से ज़्यादा लैपटॉप्स भी दे दिए हैं। और जितनी भी MNC कंपनियां हैं जिसके अंतर्गत एसर, HP, डेल, लेनोवो, इनको पछाड़ कर भी इन्होंने काफ़ी सारे टेंडर्स जीते हैं। तो ये एक सरप्राइज अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आया था और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक 128 रुपये के लेवल से चढ़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट डिज़ाइन और उत्पादन के लिए इन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन के साथ ऑलरेडी करार किया हुआ है। तो अब इधर मामला ये नज़र आ रहा है कि आगे के लिए जो इनका ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स आगे चलकर जो मिलते हुए नज़र आएंगे और साथ ही जो सरकार पॉलिसीज़ ला रही है अलग IT हार्डवेयर को लेकर, उसको लेकर इनके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव बात बनती हुई नज़र आ सकती है। आपने देखा ही है पहले कि टेलीकॉम, स्मार्ट मीटरिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे ऑर्डर्स में ITI लीड लेता हुआ नजर आया, उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिला है। दूसरा बड़ा ग्रोथ ट्रिगर इनके लिए आगे के लिए बनेगा कि 1 नवंबर से लैपटॉप, टैबलेट्स जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए एक इंपोर्ट लाइसेंस अनिवार्य होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बड़ा बूस्ट अप मिलेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी डिस्ट्रप्शंस होंगे उसकी वजह से इनके लिए घरेलू स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आगे चलकर एक्सपोर्ट्स के भी बड़े मौके ITI लिमिटेड के लिए बनते हुए नजर आएंगे। तो 3 बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स ITI के हिसाब से आगे के लिए भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसको लेकर काफ़ी बुलिश है और इसी वजह से दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस में इतनी तेज़ी बनी है। तो ये है आपके लिए ITI। और अनिल जी ज़बरदस्त एक्शन, आई थिंक 2-3 दिन पहले हमारे भी रेडार पर आया था, हमने देखा भी था, आज भी मूव कर रहा है। लगातार तीसरा दिन बड़ी तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। आज भी 8% ऊपर आता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। जैन साहब से पूछा जाए? हाँ, जैन साहब से पूछा जाए, जरूर पूछे। जैन साहब तो ऐसे आमतौर पर सुस्त स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए जाने जाते हैं। जो स्टॉक नींद से जाग जाए उसमें जैन साहब का इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्यों जैन साहब? गुड, आप एक बहुत अच्छे लीडर, मैं क्या बोलूं, छोटी मुंह बड़ी बात है, बट आपको पता है कौन एनालिस्ट और पैनलिस्ट कैसे बात करते हैं और क्या क्या करते हैं और किसको क्या सवाल पूछना चाहिए।
देखिए आईटीआई में मैं एक बात कहूंगा कि देखिए 90% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो एक ओएफएस की तलवार हमेशा लटकी भी रहेगी, तो ये ध्यान रखें। दूसरा देखिए सर्टेनली टेलीकॉम सेक्टर और ये सारी जो बातें बताई गई है, ये सब चीजें इतना बड़ा जो मूव आया है वो उसमें प्राइस्ड इन है, मतलब 100-125 रुपए के रेंज में। हमने भी ऐसा नहीं कि रेकमेंड नहीं किया स्टॉक को, बट अब कई बार क्या होता है कोई स्टॉक ऐसे जब मूव दे देता है तो वहां पे अब एक बार गिरावट का इंतजार करना चाहिए। और हर स्टॉक देखिए ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप आसमान तक चलता ही रहेगा, वो नीचे भी आता है। नीचे आने के बाद एक कंसोलिडेशन पे लेना ज्यादा समझदारी है, तब एक वैलिडेट हो जाती है चीजें और चीजें बहुत पॉजिटिव है। पीएलआई है, सरकार का फोकस, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है। बट मुझे संभाव थोड़ा मैं डरता हूं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स में ये लोग है ऐसा नहीं कि बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, वहां पे मतलब मार्जिन भी लो है। और बाकी अगर सरकार एज अ प्रोमोटर हटा दें और इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें और पीएसयूज में जो तेजी है उसको हटा दें, तो ये स्टॉक कोई के रडार पे भी नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे पैरामीटर्स, लॉस मेकिंग बैलेंस शीट, डेटर डेज देखिए, सारी चीजें देखें तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं यही कहूंगा कि देखिए मैं बहुत एग्रेसिवली बढ़ चढ़ के इस न्यूज को मैं बोलूं कि ले लेना चाहिए, वैसा मैं नहीं कहूंगा। मैं बोलूंगा कि नीचे आने पे अब इंतजार करें और लेट्स सी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इश्यूज आते हैं और ये बहुत पुरानी कंपनी है। जो पहले जो डायल जो होता था अनिल जी, जो घुमा घुमा के फोन करते थे, उस पे आईटीआई देखते थे, बचपन से देखते आ रहे इस नाम को, तो पहले जरूर से फैसिनेट करता था। बट अब कई सालों से जो बैलेंस शीट के हाल है उसको देख के कोई बहुत ज्यादा मुझे फैसिनेशन नहीं आता है। बट यस, इट हैज सर्टेनली आउट परफॉर्म्ड। और ये कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा न्यूज को ट्रैक कर रहे हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं चैनल में रहते हैं, उन लोगों को ये सारी चीजों का और जल्दी से वो रहता है। हमारे पास जब तक आती है तो 2-3-4 दिन में तब तक वो एक्शन हो चुका होता है जनरली। बट एनीवेज आई फील कि अब नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ स्किप फ्रॉम माय साइड। नीचे आएगा, फिर वापस से रीएनालाइज करेंगे, फिर समझेंगे। बट यस, सर्टेनली अ बिग थम्स अप। जो भी स्ट्रैटेजीज और जो सरकार की इनिशिएटिव्स है उन सब का फायदा पीएसयूज को मिला है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। ये राय आईटीआई पर स्किप, ये मानना है फिलहाल जैन साहब का। लेकिन जैन साहब ने एक बात और अच्छी बोली कि जब वो फोन आता था ना घुमाने वाला, एक बार जरा हमारे एक्सपर्ट से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस ने वो एक्सपीरियंस किया। वो आता ना गोल गोल, जिसमें उंगली डाल के ऐसे घुमाते थे, ऐसा आवाज आती थी। सबसे ज्यादा वो 9 जब करते थे, 9 में 9 जीरो उसके आगे, जीरो भी घुमाना पड़ता, जीरो में बहुत देर पूरा उंगली फिर बहुत देर तक आवाज आती थी। तो ये किस किसने घुमाया तो उसके ऊपर आईटीआई लिखा हुआ होता था उस फोन के नंबर। ये किस किसने देखा हुआ है? आपने तो जैन साहब, आपसे तो हमने सुना है, अभी आपका तो है ही। अच्छा, ये वाली ऐसी आवाज आती थी, ऐसी तो नहीं, थोड़ी अलग। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैंने भी अनिल जी इस्तेमाल किया है वो फ़ोन। तो अनिल जी पहले उस पर आईटीआई लिखा होता था, फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा होता था, तो अभी भी याद आते हैं अनिल जी। उसके बाद वो पुश बटन फ़ोन्स आए थे, तो वो अनिल जी उस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। दिल्ली और कलकत्ता के लोगों के पास थे, मैं देहरादून रहा करता था, वहाँ उपलब्ध नहीं थे। बाद में अनिल जी वो फिर बाद में इंट्रोड्यूस हुए सारी जगह, फिर वो हो गए और उसके बाद फिर सेलुलर आ गए। उसके बाद हैंडफोन आए वो, कि मतलब आप कहीं भी लूँगा और आप किसी बड़े आदमी के घर पे जाओ, उसके वहाँ ऐसा फ़ोन होता था, वो हाथ में जानबूझ के हाथ में लेके घूमता था। अगर नहीं भी दिखाने के लिए मेरे पास हैंड से कहीं से नंबर लगाऊंगा, ऐसा भी हुआ है पुरानी कभी। कोडलेस फोन है जी। हाँ, वो कोडलेस, वो लेके घूमता था दिखाने के, देखो मेरे पास कोडलेस वाला फोन है ऐसा। हाँ एग्जैक्टली जी कुणाल जी। और अनिल जी जो बाहर से विदेश से कोई आता था तो उसको अनिल जी एक ही मांग रहती थी सबकी कि कोडलेस फोन ले आना। तो अनिल जी कोडलेस फोन एक जमाने का हिट आइटम था अनिल जी, अब आज तो कोई पूछता नहीं। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी वो फोन तो मैंने यूज किया है, बट वो जो आप बोल रहे हैं वो मुझे आईटीआई वो याद नहीं है, लेकिन मुझे फोन वो मैंने अच्छे से यूज किया है। तब थोड़ी आपको पता था कि आप देश के सबसे बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट बनेंगे, आईटीआई के चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, तो ये नाम लिखा है इसको याद रखूं। उस समय तो ये सब नहीं था ना, उस समय आपको पता था वागले साहब ऐसा होगा। और ये भी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि कोई एंकर मुझे ऐसा सवाल पूछे। देखो ये तो एंकरिंग की खासियत है कि ऐसे अनेक सवाल पूछे जाए कि लिस्ट बैकफुट पे हो जाए। बाकी ये सब ठीक है,
लेकिन एक दो लोग ऐसे भी हैं, कोई सुमित जी जैसे या कोई हिमांशु जी जैसे, जो ये बताने में शर्मा रहे कि हाँ हमने भी ऐसे फ़ोन का इस्तेमाल किया है। बता दूं सुमित जी, वैसे आप इतने नए भी नहीं है जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं या जताने की कोशिश करें। देखे तो आपने भी ये सारे के सारे फ़ोन, लेकिन चलिए देखे जरूर है, बस इस्तेमाल नहीं किए। आप कई बार हम भी ऐसे ही करते थे बचपन में, हमको भी हाथ नहीं लगाने देते थे फ़ोन पे, हमको बोलते दूर रहो। देखे हमने भी, तो हमें भी इस्तेमाल नहीं करने, तो आपने भी देखा आपको इस्तेमाल, आप ज़्यादा मस्ती करते होंगे। जी हिमांशु जी। जी देखे भी है, इस्तेमाल भी किया है, मुझे दुविधा थी कि ITI लिखा हुआ नहीं देखा था। चलिए बढ़िया। तो ये थे ITI के फ़ोन जो हमने बचपन में देखे हैं, और बड़ी यादें उनके साथ में यार। मतलब उस ज़माने में फ़ोन भी क्या लग्जरी हुआ करता था। एब्सोल्युटली सर, क्या ज़माना आ गया देखो। चलो बहुत बढ़िया। कभी वो कार फोन यूज किया बीच में, कॉर्डलेस और इसके बीच में कार फोन भी आता था, कार में लेके जाते थे, अटैच होके आता था। हाँ, वो भी ज़्यादा चले नहीं, मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के लिए चले, बट नहीं मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वो भी इंटरेस्टिंग टाइम था। खाते पीते एक्सपर्ट भी आ गए एक और। जय, उन्होंने कहा भी था मैं खाता भी खुश होकर बीच में। देख लीजिए एकदम। जय स्वागत है आपका, ऑल वेल। जी अनिल जी, ऑल वेल। अनिल जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी बताइए। अनिल जी ऑब्वियसली मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया ये फोन इस तरह से, मैं छोटा था एकदम अनिल जी, बिल्कुल। बट एक चीज अनिल जी कहूंगा मैं कि मेरी फोटो वो फोन के साथ है, आई मीन, और मैं आई एम श्योर कि काफी जो भी तभी छोटे रहे रहेंगे अनिल जी, तो काफी जो बच्चे रहे रहेंगे, तो काफी छोटा बच्चा था तभी, तो सभी लोगों का उस फोन के साथ अनिल जी फोटो काफी लिया करते थे सभी लोग, तो मेमोरी पे है मेरे पास अनिल जी। ट्वीट करो, दिखाओ, ट्वीट करो, मुझे टैग करके देखूंगा मैं। हाँ बिल्कुल अनिल जी करूंगा मैं। हाँ मजा आएगा देखो उसमें। और सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अच्छे वाले कमेंट लिखना एकदम। बढ़िया, मैं भी कुछ ऐसे लिखूंगा, मजा आएगा। मतलब क्या जिसको बोलना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग करने का एक बहुत बढ़िया मौका हमें जय देंगे। ठीक है ना। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं भी अपने, अनिल जी अभी मुझे याद आया, अनिल जी मैं भी तब बहुत छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था अनिल जी, मुझे भी कुछ खास याद नहीं है अनिल जी, तो धुंधली सी यादें अनिल जी, वो मैं गलत बोल गया कि मैंने इस्तेमाल किया है, वापस लेता हूँ अनिल जी। ओके, तब आपकी याद बराबर थी, अब गजनी टाइप होगी, 15 मिनट में चली जाती है। चलिए बढ़िया है। तो चलिए ITI से बढ़ते आगे और बजाज ऑटो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और बजाज ऑटो के आने वाले हैं रिजल्ट्स कल, कैसे रहेंगे नतीजे अनुमान के साथ कुशल है तैयार। कुशल बताइए। नंबर्स अच्छी रहने की उम्मीद है सर। सबसे पहले तो रेवेन्यू यहाँ पर करीबन 6% बढ़कर 10,800 करोड़ पर रह सकता है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम पर थोड़ा सा डिक्लाइन मिलेगा करीबन 8-8.5% का, पर रियलाइजेशंस कंपनी की काफ़ी अच्छे दर पर बढ़ती हुई नजर आई है, ऑलमोस्ट 14.5%, जिसकी वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा 17% बढ़कर 2,060 करोड़, मार्जिन्स 17.2% से बढ़कर 19.1% एक्सपेक्टेड है, और मुनाफा भी लगभग 12.5% ग्रो कर 1725 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। आगे के लिए एक्सपोर्ट रिकवरी पर किस तरह का कंपनी की कमेंट्री है और साथ ही नए लॉन्चेस की क्या पाइपलाइन है, इस पर फोकस रहेगा। बजाज ऑटो, इस पर रखना है नजर। सुदीप जी से जरा बजाज ऑटो के चार्ट पर भी रह जाए। सुदीप सर, ऑटोज अच्छे मोमेंटम में रहे हैं, बजाज ऑटो अच्छे मोमेंटम में रहे, चार्ट्स इंपॉर्टेंट लेवल बताएं सर 5150 पे। दीपांशु, बजाज ऑटो का चार्ट यदि देखें तो ये 3700 से लेके 5200 तक का एक अपमूव स्टॉक ने ऑलरेडी दिखा दिया, और पिछले 10-15 दिन से हमने देखा है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 5100 और 4950 के बीच में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आज का जो प्राइस एक्शन है उससे ये लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आ रहा है, और डेली वीकली सारे टाइम फ्रेम अच्छे हैं, और जो सबसे छोटी अवधि का जो मूविंग एवरेज है 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टॉक उसको भी होल्ड कर रहा है पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन 15-20 दिन से। तो जब तक ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सेटअप और पिछले 2-3 दिन से जो हम बाइंग देख रहे हैं बजाज ऑटो में, आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को और निफ्टी को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 5050 के स्टॉप लॉस से इसे खरीदा जा सकता है 5280 और 5330 के टारगेट के लिए। 5280 5320 के टारगेट बजाज ऑटो में यहां से भी आपको और बढ़िया मूव दिख सकती है। अब देखते हैं नतीजे इसके कल कैसे आएंगे और उसका रिएक्शन। जय ठक्कर है तैयार, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। कल क्लोजिंग में भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिया था,
आउट ऑफ द मनी, आज भी आउट ऑफ द मनी बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन दूंगा मैं, बट फॉर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी नॉट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। एक मिनट आना। तो 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का 44,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, ये आपको भी मिलेगा 189 पर, 189 पर मिलेगा जी 44,800 स्ट्राइक का 26 अक्टूबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। और ये जो एक्सपायरी है जी 26 अक्टूबर की एक्सपायरी जो है वो गुरुवार को होगी, बिकॉज वो मंथली एक्सपायरी भी है, तो बुधवार को नहीं होगी, वो अगले गुरुवार को होगी। 189 पर इसको खरीदना है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 70 पर, 70 पर लगाना होगा स्टॉप लॉस। टारगेट ऊपर में भी इसको निकल आ रहे हैं 315, ये पहला टारगेट है 315 का, दूसरा टारगेट 390 का। तो 315, 390 ये दो टारगेट बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड रिस्क कम है बैंक निफ्टी में। 44,250, 300 के रेंज में इमीडिएटली काफी अच्छे सपोर्ट है, तो 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम बैंक निफ्टी 44,700 से घुमा था, 44,800 से 45,000 के एक टारगेट निकल कर आ रही है। ये है राय आपके लिए। निफ्टी बैंक का मंथली एक्सपायरी वाला 44,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें आप, और ये मिलेगा आपको करीबन 183 रुपये के आसपास, 183.70 रुपये। 70 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 315 और 390 के आपके लिए बनकर आएंगे। ये है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट एक्सपायरी जो की होगी मंथली एक्सपायरी भी गुरुवार को, तो थोड़ी सी लंबी वीकली सीरीज है एक तरह से आप। नहीं, निफ्टी में तो क्या वीकली, नहीं सॉरी बैंक निफ्टी है ना, तो बैंक निफ्टी बुधवार के बजाय गुरुवार को एक दिन एक्स्ट्रा आपको लगेगा। ISBs TCI एक्सप्रेस के नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आय 310 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़ आपके लिए आती हुई दिख रही है TCI एक्सप्रेस में। ये आपके सामने रिजल्ट, आय का आंकड़ा आ चुका है। मुनाफे का आंकड़ा भी हम आपके सामने रखेंगे। मुनाफा घटा है 38 करोड़ से घटकर 36 करोड़ आता हुआ दिखा है। 2 करोड़ की कमी मुनाफे में आई है। IML की बढ़त, 3 रुपये का डिविडेंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हटा दिया जाए, क्योंकि 1400 रुपये के स्टॉक में 3 रुपये के डिविडेंड की कोई वैल्यू नहीं होती, 1% भी नहीं है। मार्जिन घटे 17.5% से घटकर 16.5% आए, तो थोड़े से ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स ढीले नज़र आ रहे हैं पहली ही नज़र पर। यह है TCI एक्सप्रेस। बिल्कुल, चलिए थोड़ी वहाँ पर नरमी आपको दिख रही है, थोड़ी नरमी बाजार में भी है। आइए एक बार ले लेते हैं। एक बार नरमी का बताएं उससे पहले एक बार जरा सा जय वाला जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार फिर से रखना है। 44,800 का है, ध्यान रहे, वो 44,000 का कॉल ऑप्शन चल गया था। 44,800 वाला कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते का ये लेना है 183। जी दीप आप बताएं। नहीं, मैं बोला था फाइनल स्ट्रैटेजी ले लें फिर। हाँ तैयार है, आइए लेते हैं आज की फाइनल स्ट्रैटेजी। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स सुधरा है, 100 पॉइंट नीचे होने के बाद अब 50 पॉइंट नीचे है, 25 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। 19,800 पर आ गया है निफ्टी। थोड़ा इनका आज रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका के नंबर्स आएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर आज अमेरिका रिएक्ट कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इजराइल हमास में जो भी चल रहा है। सर बाइडेन साहब भी कल जा रहे हैं इजराइल के दौरे पे, बताएं क्या करना है सर। दीप कुछ खास करने जैसा कुछ है नहीं एक्चुअली, ओवरनाइट पोजीशन में नया बनाने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप खराब सोच के जाओ और 300 पॉइंट डाउ पर आ जाए आपका, अच्छा सोच के जाओ और खराब हो जाए। फिर कल बाइडेन साहब भी वहाँ पर हैं, तो कुछ न कुछ बयानबाजी तो होगी। और अगर उन्होंने भी सोच लिया हमास वालों ने भी कि भाई बाइडेन साहब आए तो उनका स्वागत तोपों से किया जाए, कुछ इस तरह का वो गोले वोले 2-4 मार दे कर देता, अननेसेसरी की जो है ना ये स्ट्रेस है, कम पोजीशन रख के बेहतर है। तो मेरा तो ये मानना बहुत क्लियर कट है, कुछ नई पोजीशन लेके नहीं जाना चाहिए, ना लॉन्ग साइड पे ना शॉर्ट साइड पे। और अगर आपके पास है भी तो आपको पक्के तौर पर हेज करके जाना चाहिए। 19,800 के आसपास आप बंद हो रहे हैं, कोई ब्रेकआउट आज भी क्लियर कर 50 के ऊपर मेरा ब्रेकआउट है, आप नीचे है। सो सिंपल है, लॉन्ग पोजीशन है 19,700 का पुट रखें, शॉर्ट है 19,900 का कॉल ऑप्शन रखें। 100 पॉइंट से ज़्यादा का बड़ा मूव आए तो वहाँ पर आपके रिस्क हेज हो जाए, इससे ज़्यादा की रखनी भी नहीं है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,400 पर आप बंद रहे, 44,200 या 44,600 लॉन्ग पोजीशन है, 44,200 का पुट रखें, शॉर्ट पोजीशन है 44,600 का कॉल ऑप्शन रखें और हेज करके जाएं। नई पोजीशन नहीं बनानी है, स्पेशली तेज़ी की तरफ तो बिल्कुल नहीं बनानी, क्योंकि तेजी आप हाई रेंज में हैं और ऊपर से ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी। कल आके ले लेंगे, कोई बात नहीं, 850 के बजाय 800 के बजाय 850 पे ले लेंगे, 900 पे ले लेंगे, जहाँ लेना ले लेंगे। बैंक निफ्टी 44,400 पे नहीं लेंगे, 600 पे ले लेंगे, अगर अच्छा लगेगा ज़्यादा ही तो कोई दिक्कत नहीं। ये ओवरनाइट रिस्क रखने जैसा मार्केट नहीं है, कम रखें और रखें तो फिर हेजिंग के साथ।
अंडरस्टूड सर, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय रिस्क थोड़ा अपना मैनेज करना ज़रूरी है। इस बीच डाबर को भी 321 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स नोटिस मिला है। सीजन ही है इस समय टैक्स डिमांड आने का। डाबर को 321 करोड़ का नोटिस मिला है। हालांकि इस खबर पर स्टॉक बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक इनिशियल डाउन टिक आया था, उसके बाद स्टॉक पर कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। आईटीआई जिसकी हम बात कर रहे थे, 10% का अपर सर्किट आईटीआई में आपके लिए लग चुका है। इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। और फैक्ट, जहां पर कल 20% की तेजी थी, आज 12.5% ऊपर फैक्ट आपको दिख रहा है। तो कल और आज में ज़बरदस्त मोमेंटम है, और स्पेशली ये आखिरी आधे एक घंटे में हमने फैक्ट में ये मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। आज बढ़िया मूव इस काउंटर पर बन चुके हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स रहे हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। एक और इंटरेस्टिंग काउंटर जहां पर अच्छा एक्शन है, MRPL आज सुबह 10 की कमाई में हिमांशु जी की रिकमेंडेशन में था। हिमांशु जी 9% ऊपर है MRPL। सुबह के लेवल्स इसने होल्ड करें। इंट्राडे में 118 तक के लेवल्स पर भी गया था। जरा इस पर एक बार राय देते। वैसे तो आपने पोजिशनल बेसिस पर दिया है, बट अगर किसकी ट्रेडिंग पोजीशन हो या टेक्निकल लेवल जो ट्रैक करने हैं। दीप बिल्कुल, देखिए इंट्राडे ऑलरेडी स्टॉक 117.70 का हाई लगा चुका था। थोड़ा सा बाजार की वॉलेटिलिटी में थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय स्टॉक ने वक्त गुजारा है 100 रुपए के आसपास, और अब ये जो 105 रुपए के ऊपर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक इवेंचुअली स्टॉक को आने वाले कुछ हफ्तों में 125 रुपए तक ले जाएगा, जिन टारगेट्स के लिए मैंने सुझाया था। तो बहुत शॉर्ट टर्म की अगर तेजी की पोजीशंस हैं, तो मुझे लगता है कि 110 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। बट अदरवाइज पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है 122 125 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। गिरावट मिलती है 108 110 रुपए पर, तो और खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, ये है आपके लिए MRPL, इस पर रखिएगा नजर। आइए जय के पास चलते हैं। जय का जैकपॉट। बताएं जय। कोटक बैंक का 1780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये मिलेगा 18 रुपए 40 पैसे, 18 रुपए 70 पैसे के रेंज में। 18.40, 18.70 ये रेंज में मिलेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 11 रुपए का, एंड टारगेट्स ऊपर में निकल कर आ रहे थे इसके 27 रुपए से लेके 34 रुपए के, 27 एंड 34, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे कोटक बैंक का 1780 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन सबसे यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है दीपांशु को, और मेरा तो अप टू कोटक बैंक में पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि 1820 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। का कॉल ऑप्शन खरीदे कोटक बैंक का 20 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। 2734 का टारगेट, 11 का है स्टॉप लॉस। बिगुल वागले साहब के लिए भी वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बिरला सॉफ्ट को लेके जाना है। BTST 556 का फ्यूचर्स का भाव है। 556 555 ये बाइंग रेंज होगी। 550 250 का स्टॉप लॉस होगा। 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी, और मुझे लगता है ये 565 के लेवल्स आपको कल के दिन में ही दिखाई दे सकते हैं। अभी क्लोजिंग शो में हिमांशु जी की कॉल थी। पहला बिगुल ही था क्लोजिंग शो का बिरला सॉफ्ट, और हिमांशु जी के लिए भी 562 565 के टारगेट्स निकल कर आ रहे थे। वागले साहब के भी रेडार पर बिरला सॉफ्ट आ रहा है, तो थोड़ा एक्शन इस काउंटर में दिखेगा। 565 के टारगेट्स वागले साहब की तरफ से भी है। ओके, कुछ फाइनल स्टॉक्स पर भी नज़र डाल दीजिए इससे पहले कि हम क्लोजिंग में जाएं। आज अच्छा दिन रहा है चुनिंदा सेक्टर्स के लिए, और ज़्यादातर सेक्टर्स एक्चुअली मूव करते हुए दिखे हैं। BPCL आपका टॉप गेनर है निफ्टी पर क्लोजिंग में जब हम जा रहे हैं। वागले साहब, BPCL में भी कुछ करना है, जरा एक बार इसकी चार्ट देख लें। टॉप गेनर है दीपांशु। मुझे एक्चुअली सुबह में HPCL अच्छा लग रहा था। BPCL का पैटर्न अच्छा है, लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है ये 368 370 तक जा सकता है। अभी 355 है, तो ट्रेडिंग अच्छी खासी 4-5% की ट्रेडिंग मूव हो सकती है। आपको 350 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 1 से 2 दिन के व्यू से मुझे लगता है 368 to 370 बिल्कुल जा सकता है। और ओपनिंग शो का आखिरी कॉल भी था HPCL पर जय की तरफ से। 260 का कॉल खरीदवाया था। जय, आपने पोजीशन ओपन रखनी है, क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करें इसे? बिल्कुल पोजीशन ओपन रखनी है दीप, एंड जैसे वागले जी ने कहा, मेरा व्यू अभी भी HPCL और BPCL दोनों ही ऐसा है कि यहाँ पे और आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिल सकती है।
तो ये है आपके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। बीपीसीएल टॉप गेनर है, बट पावर ग्रिड यहां पर भी एंड में थोड़ा फ्रेश एक्शन आ रहा है। कोल इंडिया तो एक्टिव है ही, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में खरीदारी है। कोटक बैंक अच्छा दिख रहा है। कल नतीजों से पहले बजाज ऑटो में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, इन दोनों में आपने खरीदारी देखी है। आईटीसी ने आज बाजार को सहारा दिया है, परसों इसके नंबर्स आएंगे। इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज भी आपको पॉजिटिव दिखे हैं। बजाज फाइनेंस कल थोड़ी देर में इसके नंबर्स आने वाले हैं, इसका भी है इंतजार। टाटा मोटर्स टॉप लूजर है, 1.5% का कट। एलएनटी में थोड़ी कमजोरी। इंडसइंड, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, डिवीज, एचयूएल, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील ये कमजोर हैं। 10 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बट 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोज दिखा रहे हैं। वायदा कारोबार में कैनफिन होम्स टॉप गेनर है, 4% की अच्छी मूव इस पर आई है। डेल्टा कॉर्प में कल की बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा बाउंस बैक है, 3% ऊपर आया है। एलएनटी फाइनेंस आपको एक्टिव दिख रहा है वायदा कारोबार से बैन से बाहर आने के बाद। बिरला सॉफ्ट में खरीदारी है। इसके साथ ही आपने अपोलो टायर्स में अच्छा एक्शन देखा है। बाकी टायर स्टॉक्स भी काफी एक्टिव थे आज। जेके सीमेंट अच्छा दिख रहा है। इंडिया सीमेंट्स बैन में है, बट अच्छी खरीदारी आई है। मैक्स फाइनेंशियल, एबी फैशन, आईआरसीटीसी, कैनरा बैंक, डिक्सन टेक, एक्साइड ये सारे स्टॉक्स एक्टिव दिखे हैं। दालमिया भारत में 3% का कट। जीएनएफसी वायदा कारोबार के बैन में आने के बाद 3% है नीचे। एम्फोसिस में कमजोरी है। हैवेल्स, बॉश, बंधन बैंक, ट्रेंट, एलएनटी टेक, साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, रामको सीमेंट्स, एस्कॉट्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, लुपिन, मनापुरम और सीमेंस यहां पर भी आपको कमजोरी दिखी है। आईटीआई यहां पर 10% का सर्किट लगा है, जबरदस्त मोमेंटम में। फैक्ट कल 20% दौड़ने के बाद आज आपको 12% ऊपर दिखा है ये काउंटर। एमआरपीएल 10% ऊपर है। इरकॉन में 8.5% का बड़ा उछाल है। थर्मैक्स में अच्छी खरीदारी थी। साथ ही रेलटेल यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। सीएट नंबर्स के बाद जबरदस्त तेजी और बाकी टायर स्टॉक्स को भी ऊपर लेके गया। डेटा पैटर्न्स, कल्याण ज्वेलर्स, कैनफिन होम, सीईएससी ये भी एक्शन में है। लेटेंट व्यू आज का आपके लिए एसआईपी स्टॉक नवरत्न एसआईपी अच्छी मूव इसमें भी है। ग्लेनमार्क लाइफ 6% नीचे, बट इसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट है, उसके बाद भी थोड़ा फिसला है। पीसीबी जो के बाद थोड़ा कमजोर और थोड़ी कमजोरी आपने केपीआईटी टेक में देखी है। बीएलएस इंटरनेशनल, एस्टर डीएम, कल्पतरू प्रोजेक्ट, स्किम्स और इजी ट्रिप प्लानर्स ये सारे स्टॉक्स फिसले हैं। बट अनिल जी एंड में 1/3% ऊपर आपका मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स सर आपका 1% ऊपर गया है। 0.5% ऊपर आपका बैंक निफ्टी बंद हो रहा है और करीब 0.5% की मूव निफ्टी में भी 19,800 के ऊपर निफ्टी आपको क्लोजिंग दे रहा है सर। ठीक है, तो क्लोजिंग बुरी नहीं है किसी भी लिहाज से, भले दिन के निचले स्तरों के आसपास होती हुई दिखी, लेकिन है मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं। 85 अंकों पर बंद होना अपने आप में ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने भी अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखाई है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपके लिए आने की तैयारी में 19,800 के आसपास निफ्टी की मिलेगी और 44,400 के आसपास बैंक निफ्टी की मिलेगी। ये आप मानकर चलें, ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग होगी। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। एसी हो या फ्रिज, ये अब हर घर की ज़रूरत है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस यानी कि HFC हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इसे लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये गैस कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद, स्किन डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है। और ऐसे में आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा कि HFC गैस सेहत के लिए कितनी घातक है और इसका खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या कनेक्शन है। इस पूरी चर्चा में हम हमारा साथ देंगे फ्रिज एसी की गैस बीमारी से लैस, ये हमारे आज की विशेष चर्चा है। और चर्चा में साथ देंगे कुलदीप कुमार बस्सी साहब, डॉक्टर साहब हैं पार्क हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, ये भी सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट और डायरेक्टर हैं, और बिमलेंदु झा साहब हैं जो पर्यावरणविद हैं। इन तीनों से करेंगे बातचीत फ्रिज एसी की गैस बीमारी से लैस। और उसके बाद मनी गुरु। इस बार त्योहार में फाइनेंशियल शॉपिंग के लिए आज हम आपको बताएंगे किस आधार पर चुने अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर एसेट एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए, आपका सही क्या है तरीका, कौन सी स्कीम्स में करें निवेश, देखिएगा जरूर 6:30 बजे फेस्टिव पोर्टफोलियो शॉपिंग। मुनाफे के 9 दिन मुनाफे के, ये हमारी विशेष नवरात्रि की पेशकश। इसमें आज फेस्टिव पोर्टफोलियो शॉपिंग हमारा साथ देंगी सुरंजना बोर ठाकुर, सेल्स हेड बैंक एंड एनडी मिराई एसेट, और कीर्तन शाह, सीईओ क्रीडेंस वेल्थ के, ये हमारा साथ देंगे। आइए बढ़ते आगे। और आपको याद ही होगा कि हाल ही में एक स्टडी आई थी जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कैंसर कनेक्शन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। जी बिजनेस वर्ल्ड ने भी इस पर एक डिटेल्ड कवरेज की थी। हमारी खबर के बाद फसाई ने WHO को ये दावों की स्टडी की और अब फसाई ने स्वीटनर से कैंसर होने की बात को खारिज कर दिया। उनका ये भी कहना है कि फसाई ने साफ कहा कि नॉन शुगर स्वीटनर्स में कोई दवाई नहीं है।
और इनसे वेट लॉस और डायबिटीज़ का इलाज नहीं होता। आज की हमारी कवर स्टोरी स्वीटनर से जुड़े हुए सभी सवालों की पड़ताल पर है। जानते हैं क्या कहा है फसाई ने अपनी रिपोर्ट में और आखिर क्या है हकीकत। स्वीटनर पर सावधानी ही बेहतर, ये है आपके लिए आज की हमारी कवर स्टोरी। फाइनल क्लोजिंग सुमित जी की पसंद की आती हुई दिख रही है। सुमित जी का लिफाफा लेवल 19,811, निफ्टी की क्लोजिंग 80 अंकों के फायदे के साथ 261 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ सेंसेक्स और 183 अंकों की तेजी के साथ 44,409 पर बंद होता हुआ निफ्टी। ये आपके लिए मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और बंद क्लोजिंग अच्छी होती दिखी। मिड कैप इंडेक्स 0.3% तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% मजबूती के साथ बंद होता हुआ। आइए डाउ फ्यूचर्स 55 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 30 पॉइंट नीचे। ये इस वक्त का आपके लिए बाजार का हाल है। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, सुमित जी, जैन साहब, सुदीप जी, जय ठक्कर साहब और हिमांशु गुप्ता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए इस शो में। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात मेरी और दीप की। अभी हमें दोनों को दीजिए इजाज़त।